मॉर्निंग पंकज सर, जो कल टेस्ट हुआ था उसकी पीडीएफ अपलोड अपलोड नहीं करवाएगा हिमराज? ये कल वाली जो पीडीएफ है ये अपलोड करवाना बच्चों को बोल कर अभी। कुछ टॉपिक है जो मैंने आपको बताए थे, कुछ नए जोड़े हैं इसमें, बस 2 क्वेश्चनों पे डाउट है आपको, इसमें टॉपिक आगे भी है। कैंसर लाइन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रख। है, डाल रखी है। किस पे डाली? टेलीग्राम अभी डाली है आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन संडे को देखो। अभी क्या है कि आज देखो मैं बताऊं क्यों, रीजन मैं बता रहा हूँ। संडे के अपने 12 बजे बाद क्लास नहीं रहेगी। ऐसे कैसे चल रहा है पेन? अच्छा, संडे को 12 बजे बाद अपनी है ना क्लास नहीं रहेगी, तो 12 बजे बाद अपन करेंगे, क्योंकि कल का जो आपका टॉपिक है संडे को देखो, उसमें मैंने पश्चिमी रेगिस्तान पूरा डलवाया है। पश्चिमी रेगिस्तान वाला पार्ट है ये पूरा डलवाया है टॉपिक, तो इसमें आज अपने को जो शुष्क मरुस्थल वाला पार्ट है वो भी लगभग पूरा करना है, और एक अर्ध शुष्क वाला है, इसको भी अपना पूरा करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा हो जाए आज, ठीक है, ताकि कल आपको पेपर में पूरा मिल जाए, ठीक है। संडे के दिन अपने पास जो समय रहेगा ना 12 बजे बाद का, उसमें अपन आराम से इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये कई बच्चों को कैंसर वाला नहीं समझ आया था, कर्क रेखा को ही कैंसर रेखा कहते हैं, ठीक है। जो जो आपकी कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन कौन सी कहलाती है आपकी? मकर रेखा। और कैंसर रेखा कौन सी कहलाती है? वो आपकी कर्क रेखा। और मैंने कहा कि कुशलगढ़ है, उसमें देखो एक ऑप्शन है, कुशलगढ़ कहाँ था आपका? बांसवाड़ा, जिसके मध्य से होकर जा रही थी, एक ऑप्शन है उसमें कुशलगढ़। तो करेंगे कल की क्लास में चर्चा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है वो ऐसे दिए हैं जो आपके वहाँ पर लिखवाने में जो स्किप हो गए थे, तो उनके डाटा है वो अपन लिख लेंगे, ठीक है। कल उसके बारे में पूरी चर्चा कर लेंगे, नहीं तो आज चर्चा करने लगे तो आधा पौन घंटा उसमें निकल जाएगा। आधा पौन घंटा फिर अपना ये मरुस्थल वाला पार्ट रह जाएगा। कल का जो आपका टॉपिक रहेंगे वो मैंने डलवा दिए थे। एक तो संभागीय व्यवस्था है आपकी, वो रहेगी कल के जो पेपर में, ठीक है। एक जो नवगठित नवगठित जिले का, ये नहीं कि अभी 8 जिले शामिल किए उन्हीं को याद करना है आपको। नवगठित का मतलब आपके 26वें जिले से लेकर, अजमेर से लेकर, और आपका जो वर्तमान 41वां जिले हैं जो, ठीक है, वहां तक के सारे का क्रम है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें। उसके बाद में एक मरुस्थल है भौतिक प्रदेश में, मरुस्थल वाला जो अभी तक जितना पार्ट हुआ है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई विद्यार्थी आपकी पहली क्लास, और है कोई ऐसा कोई जिसकी पहली क्लास है? पीछे मतलब पता लग जाता है, जो नया आता है वो पीछे पीछे जाके बैठता है। कल से आगे बैठोगे, ठीक है। है, नहीं क्या है कि आप राजा हो जाते ना, पहले शुरुआत में आप शेर हो। अभी शुरुआत में आता है तो बेचारा तो गाय की तरह आता है, बोले कि आगे पता नहीं शेर खा जाए, तो पीछे जाके बैठते हैं कहीं। फिर धीरे धीरे फिर क्या है कि नहीं नहीं, ये भी हमें, ये सब भी गाय है, शेर कोई नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे आगे आने लगता है। छोड़िए, हमारा पश्चिमी रेगिस्तान वाला पार्ट चल रहा था, ठीक है। पश्चिमी रेगिस्तान वाला पार्ट है, और पश्चिमी रेगिस्तान में हमने 2 भागों में बांटा कल, आपको ध्यान है। एक तो हमने कहा शुष्क, याद आ रहा है, और एक हमने कहा अर्धशुष्क। अर्धशुष्क, ठीक है। इसको हमने बांटा वापस से 2 भागों में, एक तो बालू का युक्त, याद आ रहा है। दूसरा हमने बांटा बालू का मुक्त, बालू का मुक्त। इधर वाले कितने थे आपके, कितने भागों में बांटा था सभी बताइए? 4 भाग थे, नहीं थे? नाम बोलो जल्दी जल्दी। घग्गर, घग्गर हो गया। शेखावाटी, सभी की आवाज आनी चाहिए। शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि, और आपकी क्या सी, आपका गोडवाड़ बेसिन, ठीक है, जिसको हमने कहा लूनी बेसिन भी करेंगे आगे चर्चा इसमें, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा कि इनका भी प्रतिशत क्या है, जल्दी से बताइए। बालू का युक्त का प्रतिशत क्या था? 58.50%। बचा कितना? 41.50%, ठीक है। और इसमें हमने कहा बालू का युक्त है, इसमें हम बालू के जो टिल्ले किस प्रकार का, अगर पूछ लिया जाए कि बालू का युक्त में किस प्रकार के मरुस्थल देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे इर्ग प्रकार का। कौन सा? इर्ग। हमने मरुस्थल के प्रकार पढ़े थे कल, आपको याद होगा। हमने कहा मरुस्थल के प्रकार में देखे तो 3 प्रकार, एक इर्ग, एक हमादा, और एक कौन सा था आपका? रेग। एक था रेग। हमने कहा जो पूरी की पूरी बालू का मिट्टी से बना होता है वो कौन सा है? ईर्ग। हमादा कौन होता है? पथरीला। जो पथरीला होता है वो क्या है? हमादा। और जो मिश्रित होता है ना, मिश्रित यानी जिसमें मिट्टी भी होगी और आपके कंकड़ भी होंगे, मिट्टी और प्लस कंकड़ है, दोनों ही होंगे, इस प्रकार का जो रेगिस्तान होता है वो कौन सा? रेग। अब आपको पता है कि भाई बालू का युक्त में सारी की सारी बालू पाई जाएगी यानी मिट्टी पाई जाएगी, तो किस प्रकार का रेगिस्तान होगा? ईर्ग प्रकार का। अगर बालू का मुक्त है यानी बालू का मुक्त का मतलब यहाँ पर चट्टान है, चट्टान है, चट्टाने हैं, वो आपको क्या है ज्यादा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर कौन से? हमादा। कौन सा? हमादा। और ध्यान रखना इस प्रकार में मैंने 3 नाम लिखवाए थे, आपको याद हो तो। पोखरण, ठीक है, फलोदी का लिखवाया था, और एक मैंने लिखाया था बालोतरा, ठीक है। वैसे तो क्या है कि ज्यादातर भागों में फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से ये क्षेत्र है जहां पर आपको पथरीला रेगिस्तान वो देखने को मिलता है। तो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कहां पर पथरीला रेगिस्तान नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन जनरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर, अगर क्वेश्चन जनरली है कहां पर, कहां पर आपका हमादा प्रकार, हमादा प्रकार का रेगिस्तान नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक है। तो वहां पर ए ऑप्शन दे दिया आपको पोखरण, बी ऑप्शन दे दिया फलोदी,
सी ऑप्शन दे दिया सम, और डी ऑप्शन दे दिया आपको बालोतरा। और पता है सम तो पूरा का पूरा धोरे, धोरे साहित्य के भाषा में हम इसी रेगिस्तानी जो भाषा है, जो बालू का युक्त ईर्क प्रकार का जो रेगिस्तान है उसे क्या कहते हैं, धरियन। और वहीं पर स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, धोरे। जो आप कहोगे ना, जाओगे जैसलमेर साइड में आप भी जाते हो कि मिट्टी के धोरे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको पूछेंगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा आपका सम, क्योंकि सम में कौन सा, ईर्क प्रकार का, कौन सा है, ईर्क प्रकार का रेतीला मरुस्थल पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कल इतना हो चुका था हमारा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, आगे नोट डाल के लिखिए, शुष्क तथा अर्ध शुष्क रेगिस्तान का विभाजन 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 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। भागीरथ है, हम भी डाल देना जी, पेपर पे डाल दिया है। भागीरथ है, आपका पीडीएफ डाल दिया अभी थोड़ी देर पहले। हरीश कुमार गुड मॉर्निंग। शैलेंद्र सिंह, मेरा नाम क्या है, शैलेंद्र मेरा अंकित कुमार नाम है, ठीक है। झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग है। और हरीश कुमार सर, कल वाले टेस्ट ऑनलाइन नहीं डाला सर, डलवा दिया है हरीश से, डलवा दिया, अभी कुछ देर पहले ही डाला है, कल वाला पीडीएफ डाल दिया है जीतू, ठीक है। पंकज पुलिस सर आप में अपलोड करवा दो प्लीज़, अच्छा ठीक है, करवा दिया है पंकज, करवा दिया है। लवकुश वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए, उसमें ध्यान रखना, दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी रेगिस्तान का, पश्चिमी रेगिस्तान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण, पश्चिमी सीमा का निर्धारण 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा किया जाता है, जो कि पाकिस्तान की, एक बार लिख लो फिर डायग्राम बना लेंगे, सीमा रेखा के सहारे पाई जाती है। उसी में ब्रैकेट में लिखना 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के केवल जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। जैसे ध्यान देना, जैसे आपको पूछा जाता है ना, एक जनरली क्वेश्चन है आपका कि भाई 70 डिग्री देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, तो आप कहते हैं जैसलमेर। तो वैसे क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि भाई क्योंकि 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अगर की बात करते हैं तो केवल ये कहाँ से गुजरती है, आपके जैसलमेर से, ठीक है। और नगण्य वर्षा वाला अगर क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए कि जैसलमेर का भी, उसी में लिख लीजिए, जैसलमेर में भी, उसी में आप पॉइंट में लिखे या नोट में डाल के लिखे, जैसलमेर में या जैसलमेर का सम क्षेत्र नगण्य वर्षा या 0 सेंटीमीटर वर्षा, इसकी जो लास्ट सीमा है वहां पर नगण्य 1-2 सेंटीमीटर होती है, तो नगण्य कर लीजिए 1-2 सेंटीमीटर या 0 के आसपास नगण्य वर्षा वाला क्षेत्र है। अब एक चीज बताना, मैंने यहाँ पर लिखवा दिया सम क्षेत्र है जो रेगिस्तान का, जो बिल्कुल पश्चिम में है, करेंगे चर्चा। मैंने कहा वहां पर जो वर्षा है आपकी बिल्कुल नगण्य होती है, मतलब ना के बराबर वर्षा होती है, बाई चांस एक, क्योंकि एक तो तापमान बहुत ज्यादा, आसमान से 1-2 बूंद आती है तो वो आते ही गिर जाएंगे, उड़ जाएंगे, भाप बन के उड़ जाएगी, ठीक है, तो बहुत कम वर्षा होती है। और अगर यहाँ पर वर्षा सबसे कम हो रही है और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह क्षेत्र बताइए जहां पर नगण्य वनस्पति है वो देखने को मिलती है, तो स्वाभाविक सी बात है जहां पर वर्षा नहीं है तो वनस्पति भी कहाँ पनपेगी, जहां पर पानी होगा, ठीक है। अभी देखो पहले की तुलना में अभी आप पश्चिमी रेगिस्तान में चले जाइए, पश्चिमी रेगिस्तान, पहले आप गंगानगर हनुमानगढ़ का बेल्ट देखोगे तो पहले वहां पर मिट्टी थी, कोई भी किसी प्रकार की पैदावार नहीं होती थी। अब जाकर देख लो वहां पर, अब जाओगे तो कोई खेत ऐसा खाली नहीं मिलेगा जहां पर कोई किसी प्रकार का चावल, गेहूं या सरसों वगैरह या अन्य किसी प्रकार की कोई फसल का उत्पादन नहीं किया गया हो। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का जब सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठा रहा है वर्तमान संदर्भ में तो हनुमानगढ़ और गंगानगर,
सबसे ज़्यादा फायदा है सिंचाई का है, पेयजल का है, सारी सुविधाएं किसको मिल रही हैं आपकी वहीं पर। और अब पश्चिमी रेगिस्तान जो पहले टीले हुआ करते थे, टिबे हुआ करते थे आप कहें, अब वहां पर क्या हो रखा है, पैदावार हो रही है, फसल हो रही है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या इसका नेगेटिव पहलू भी होता है क्या कोई इसका? जैसे हमने कहा यहाँ पर सम क्षेत्र है तो वर्षा नगण्य है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नगण्य वनस्पति वाला, नगण्य वनस्पति वाला भी क्षेत्र है, भी क्षेत्र है, पहले तो ये लिखें आप, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जहां पर वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति भी नहीं होगी, तो नगण्य वर्षा है तो नगण्य वनस्पति वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा आगे चर्चा करेंगे जब हम पर्यावरण को पढ़ेंगे वहां पर, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर की वजह से फायदा है, फायदे के साथ साथ नुकसान भी हुए हैं वहां पर। कोई नुकसान बताएगा भाई? इंदिरा गांधी नहर है, पश्चिमी राजस्थान में आई अपने, ठीक है, तो आप कहते हो सर पानी आया है, लोगों को पीने का पानी मिल गया, लोग कृषि करने लगे, खाद्यान्न आवश्यकता है वो पूरी होने लगी है, ये तो आप फायदे बताते हैं कभी भी आप देखते हैं। तो कोई नकारात्मक प्रभाव भी बता सकता है इसका कि नकारात्मक प्रभाव ये होगा? मिट्टी दलदली हो गई, मिट्टी दलदली हो गई, चलो ठीक है मान लिया मिट्टी दलदली हो गई। आंसर भी अपलोड करवा दो, ठीक है, आंसर का भी बोल देंगे, इसमें टेस्ट नहीं आया अभी तक, आप चेक करवा लो। ठीक है भगवान नाराम, मैं एक बार चेक करवा दूंगा, ठीक है, एक बार आप देख लेना। प्रिंट कैसे करें पीडीएफ को, प्रिंट कैसे करें? उसमें डाउनलोड का ऑप्शन होगा सरजीत, एक बार है, प्रिंट डाउनलोड नहीं होगा वहाँ पे, ऐप पे डाला है, एक्सपोर्ट में जाके देखना, एक्सपोर्ट में जाके, डाउनलोड में भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, फिर भी दिक्कत आती है तो एक बार पता कर लेना फ़ोन करके। ठीक है जितेंद्र सर, रेगुलर पीडीएफ डाल दिया करो सर, रेगुलर पीडीएफ नहीं जारी क्या? क्लास की तो जारी, टेस्ट तो जब होता है जितेंद्र तभी पीडीएफ डाली जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा प्रजापत, ठीक है, चेतन, अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? अधिक वर्षा जलवायु वाला पढ़ेंगे। अधिक वर्षा देखो स्थान विशेष की बात करते तो अलग होगा और क्षेत्र विशेष की बात करते तो अलग होगा। देखो स्थान विशेष में तो आपका आबू का क्षेत्र आ जाता है, लेकिन अभी कुछ किताबें, पहले आप कहते थे कि अपने राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? झालावाड़ को। किसे कहते हैं? झालावाड़, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है कहाँ पर? पहले चेरापूंजी होती थी, आजकल मासिनराम, मेघालय का पठार यानी मेघालय का, ठीक है, या शिलांग का पठार भी कह देते हैं, ठीक है, बता देंगे वो कारण वहाँ पे जलवायु में पढ़ेंगे। अभी ये कर देंगे तो ये रह जाएगा, क्योंकि पढ़ना है, रिपीट होंगी सारी चीजें, ठीक है। वैसे ही क्या है कि झालावाड़ अधिक वर्षा वाला जिला आता है, लेकिन कुछ किताबें हैं अभी के जो एडिशन आ रहे हैं वो बांसवाड़ा को अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मान रहे हैं, ठीक है, चर्चा करेंगे वो कैसे है क्यों है बाद में, ठीक है, चेतन करेंगे उसके बाद में चर्चा, ठीक है सर, मैं भी झुंझुनू से हूँ, मलसी सर, ठीक है, मलसी सर से, ठीक है, जीके का सिलेबस बताना सर, जीके का सिलेबस बताना, अभी थोड़ा सा ये टॉपिक करते हैं, जीके का सिलेबस है वो करवा देंगे आपको, बता देंगे। एक तो सिलेबस नहीं है क्या आपके पास में से? सेमिनार में वैसे तो बता ही दिया है, कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं तो उनको जिज्ञासा रहती है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा, वैसे फिर भी नहीं पता लगता है तो बता देना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबकी? हमने कहा कि देखो पानी आने की वजह से क्या हो गया, एक तो सेम की समस्या हो गई, सेम की समस्या क्या होती है हम पढ़ेंगे आगे, जो नहरी सिंचाई परियोजनाएं वगैरह देखेंगे तो वहां पर सेम की से। एक दूसरा जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो क्या हुआ है आपका, जो जैव विविधता है पश्चिमी रेगिस्तान की, वो क्या है, बिगड़ गई। जैव विविधता कैसे बिगड़ गई? अब एक बात बताओ, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को मीडियम, जैसे आप गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, आपका सर्वाइव कैसे है कि भाई आपको कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे नागफनी है। अब नागफनी को अगर आप लोग नागफनी को अगर आप रेगिस्तानी क्षेत्र से लाकर आप किसी गमले में पानी में डाल के रख दीजिए, क्या पनप पाएगी वो? कुछ समय बाद आप देखेंगे जल जाएगी वो, ठीक है, आपको लगता है कि बेचारी प्यासी होगी, उठा लेते हैं इसको, पानी डालते हैं, रेगिस्तान में काफी दिन से पानी नहीं पिया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि उन पौधों की प्रकृति वैसी होती है। जैसे आप पीवड़ा सांप, आप कहते हो रेगिस्तान का जो जहरीला सांप मानते हो कि ना, पीवड़ा, ठीक है, पीवड़ा क्यों कहते थे, कैसा कहा जाता है कि रात को सोते हैं इंसान तो उसकी छाती पे आके उसकी सांस खींच लेता है, पी जाता है, ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे लोग मर जाते हैं, ठीक है, ऐसे सांस तो क्या ही खींचता है, पर क्या है कि भाई वो जो जहर है उसी का ही क्या है, प्रभाव रहता है, ठीक है, जैसे पीवड़ा आपने कह दिया। अब उस पीवड़ा सांप है जो आकर गर्म मिट्टी में रहने वाला जो आपका सांप है, उसको इधर लाके छोड़ दीजिए, ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या है कि पानी आने की वजह से जो वहाँ की जो मरुस्थलीय जो परिस्थितियां थी, जो पेड़ पौधे थे जो कम पानी में पनपते थे, वो जीव जंतु जो कम पानी में रहते थे, गर्म वातावरण में रहने का आदी थे, अब वो क्या होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। आपने भी देखा होगा बचपन में जैसे जैसे आपको रहन सहन बदल रहा है, बचपन में आपके ग्रामीण परिवेश में तितलियां कितने प्रकार की होती थी, आपकी रंग बिरंगी, कोई कैसी, कोई छोटी, कोई बड़ी, किसी के कैसे पंख, किसी के कैसे पंख। आजकल देखते हो क्या वैसे? जो बचपन में आपने जो तितलियां देखी थी, छोटे छोटे जीव देखा करते थे, रंग बिरंगे आया करते थे, आजकल देखने को नहीं मिलते आपको। तो सारे के सारे क्या है, नष्ट हो रहे हैं। क्यों? पहले का वातावरण अलग था, अभी का वातावरण क्या है, अलग है। जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, समय के साथ में रहन सहन बदल रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या है, जीव जंतु हैं वो भी नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए वो बाद में चर्चा करेंगे, है। सांसों में तो क्या जहर होता है, जहर तो उस लिक्विड में होगा उसमें, ठीक है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन करेंगे उसकी चर्चा जब पीवड़ा सांप पढ़ेंगे, अभी इधर आइए, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, एक मैप मैं बना दे रहा हूँ, उसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक है, उसमें लिखना 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वर्षा रेखा
वर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान को शेष राजस्थान से पृथक करती है, पृथक करती है, जो कि जो कि जो कि अरावली के सहारे सहारे पाई जाती है, पाई जाती पाई जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, उसमें आप देखना समझना थोड़ा। ये समझ नहीं आई, अभी समझ जाए। अब ध्यान देना, राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखो इस साइड में आपका क्या है, पाकिस्तान, इधर क्या पड़ जाएगा आपका, पाकिस्तान। ठीक है, और ये आपका क्या है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, आपको ध्यान है, जैसे हमने पहले भी देखा था। इधर वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, घग्गर का मैदान है, घग्गर का मैदान। और ये वाला जो पार्ट आपको पड़ेगा इधर वाला, ये क्या है, शुष्क प्रदेश है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब ध्यान देना, हमने कहा जो सीमा रेखा का निर्धारण है, यहाँ पर जो आपकी एक वर्षा रेखा आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो एक वर्षा रेखा आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी सी, या आप कह सकते हो सीधी एक वर्षा रेखा है, सीधा ही मान लीजिए इसको। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो एक सीधी हमें वर्षा रेखा देखने को मिलेगी ऐसे, ठीक है, इसको आपने क्या माना, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये वाला पार्ट आप कहेंगे सर कौन सा है, आपका जैसलमेर का। इधर का जो पार्ट है ये क्या आपका, जैसलमेर का। इधर आपका क्या है, पाकिस्तान है। और हमने कहा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो आपका शुष्क रेगिस्तानी भाग है, उसकी पश्चिमी सीमा का। चाहो तो आप इसकी सीमा रेखा के सारे सारे भी इसका अंकन कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी आप ये अंकन है, ये ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो राजस्थान की सबसे पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। हमने कहा इधर इसके क्या होगा, पाकिस्तान और भारत की सीमा पर होगी। उसके अलावा हमने कहा जो 10 सेंटीमीटर वर्षा है रेखा है, लगभग आपके कहाँ से एकमात्र ऐसा जिला है राजस्थान का जहां से होकर गुजरती है, तो वो कौन सी होगी, आपकी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने कहा इधर का जो भाग होगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, अरावली का भाग। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का है। थोड़ा सा अरावली नीचे हो गई है, समझ जाना बस आप। ठीक है, पैमाने पे आधारित नहीं है बस। ये आपका क्या है, अरावली का भाग है। ठीक है, और इसमें भी आप कहेंगे सर इधर का जो भाग है ये आपका, ये क्या है, शेखावाटी। और ये भाग है आपका क्या है, नागौरी उच्च भूमि। और इधर का भाग है आपका, इधर का भाग है ये आपका क्या हो जाएगा, गोडवाड़ बेसिन। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये घग्गर का मैदान आपने बताया, ये क्या है, शेखावाटी। ये क्या है आपका, शेखावाटी। ठीक है, ये आपका हमने कहा कौन सी, नागौरी उच्च भूमि, जो पहले हमने लिखा था। और ये आपका क्या है, गोडवाड़ बेसिन। ठीक है, और ये सारा का सारा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप कहेंगे सर ये यहाँ से इस रेखा से जो ये वाला जो क्षेत्र हमें दिखाई देगा इधर वाला, ये सारा का सारा क्षेत्र है, इसके नीचे का ये सारा का सारा क्षेत्र कौन सा है आपका, अर्ध शुष्क है। ये कौन सा था आपका, याद आ रहा है, विभाजन हमारा जो किया था पहले, ये क्या है, अर्ध शुष्क। और इधर का जो भाग है ये क्या है आपका, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो आप कहेंगे सर ये जो सीमा रेखा है शुष्क और अर्ध शुष्क को जो अलग करने वाली जो ये सीमा रेखा है आपकी, आप कहेंगे ये जो सीमा रेखा जो आपको दिखाई देगी, आपको कहेंगे सर ये जो बन रही है आपकी, ये वाली जो बनेगी ये कितनी है आपकी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। वैसे थोड़ी आगे ऊपर ये इधर भी चली जाती है, ध्यान रखना, आपके घग्गर के मैदान में भी। पर मुख्यतः ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, आप कहेंगे सर ये क्या है आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब एक बात, तो हमने कहा सबसे पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन कर रही है, आपकी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। शुष्क और अर्धशुष्क, नीचे का भाग अर्धशुष्क, ऊपर का भाग क्या है, शुष्क। इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा का जो अंकन कर रही है वो कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर। हमने कहा इधर क्या है आपका, पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली के, ये क्या है आपकी अरावली।
अरावली के इधर का पूरा भाग उसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी रेगिस्तान या पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र, कहते नहीं कहते। अब पश्चिमी रेगिस्तान को शेष राजस्थान से पृथक करने वाली एक वर्षा रेखा है। तो हमने कहा जो अरावली है, अरावली के सहारे सहारे एक वर्षा रेखा आपको और देखने को मिलती है। अरावली के सहारे सहारे इधर ही ऐसे जो एक वर्षा रेखा है ये अलग देखने को मिलती है। और इस वर्षा रेखा की अगर बात करते हैं तो ये क्या आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। कहने का अर्थ है इधर आओगे तो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा है आपको देखने को मिलेगी अरावली क्षेत्र में। और जैसे ही अरावली क्षेत्र को उधर क्रॉस करके जाओगे तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपको, कहने का अर्थ है घग्गर है, शेखावाटी बेसिन, नागौरी भूमि है और गोडवाड़ जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें यहाँ से आपके शुष्क क्षेत्र वाली जो सीमा रेखा है और यहाँ से लेकर पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करते हैं, इस बीच जो वर्षा होगी वो क्या होगी, 0 सेंटीमीटर से लेकर आपकी 25 सेंटीमीटर के आसपास। 0 सेंटीमीटर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि सम में किसी किसी साल एक पानी की बूंद भी नहीं गिरती। सम का जो क्षेत्र है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सम का क्षेत्र कहलाता है। इधर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा राजस्थान का, आप कहेंगे सर ये क्या होगा, आपका सम क्षेत्र होगा कटरा में, ठीक है। और सम क्षेत्र में कभी कभी आप ये जैसे मानसून आज भी जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, कभी कभी कोई साल ऐसा जाता है वहां पर एक बूंद पानी की भी नहीं गिरती, और एक बूंद पानी की नहीं गिरी है तो आप कहेंगे 0 सेंटीमीटर क्या है, वर्षा है। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि शुष्क क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है तो आप कहेंगे 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर। अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है तो आप कहेंगे 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। इस वाले में जो पहले हमने जो ये लाइनें लिखी हैं, ये लाइनें पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद में डायग्राम में जो हमने समझा है उसको देखो, और दोनों में कहीं भी कोई डाउट लग रहा है तो पूछो। सेवन घास जैसलमेर में पाई जाती है, हाँ बिल्कुल, आपने लाठी सीरीज पढ़ेंगे मुकेश, वहां पर देखेंगे। मैं हनुमानगढ़ हूँ, हनुमानगढ़ से हो पंकज, कोई आपका सूरतगढ़ में काफ़ी समय बिताया है मैंने, जो आपके गंगानगर में है, पीली बंगा और काली बंगा वाला क्षेत्र उसी के पास में पड़ता है। जितेंद्र प्रजापत, नागफणी क्या होती है सर, नागफणी क्या होती है, नागफणी का डायग्राम डाउनलोड करो भाई, कई बच्चों ने देखी नहीं है। कैक्टस, किसी ने नहीं देखा नागफणी, जो पूर्वी राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्होंने नहीं देखा होगा। पश्चिमी राजस्थान वाला अगर कोई कहे सर नागफणी नहीं देखी तो कूटे उसे। कौन कौन है पश्चिमी राजस्थान से, होगा ही नहीं कोई, है ना। हाँ ये वाला, हाँ ये दूसरा वाला डायग्राम, हाँ हाँ दूसरा वाला ये कर दीजिए। हाँ पाकिस्तान के शुरुआत वाले में नहीं है, शुरुआत वाले में, बाकी में तो होती है, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं होती है। इसमें कोई डाउट, आपने पढ़ा, इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम हमने देखी, ऊपर वाली लाइन देखी, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम बनाना है आपको, और बनाना कैसे है मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा बने तो ठीक है, नहीं तो सीधा सा ऐसा बनाना है आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कर लेना 10 सेंटीमीटर, इसको लिख देना 25 सेंटीमीटर, और इधर ऐसे एक रेखा खींचकर इसको लिख देना 50 सेंटीमीटर। इधर आपको लिखना है शुष्क क्षेत्र, और इसको लिख देना आपको अर्ध शुष्क, इतना ही बनाना है, ध्यान रखना। ये बीच वाले नाम जो हमने लिखा ना, घग्गर और शेखावाटी, नागौरी, ये नहीं लिखना है अभी आपको, वो अपन आगे विभाजन देखेंगे उसमें करेंगे। तो ऐसा सा डायग्राम आप बना लीजिए। मैं राजस्थान के राजकोट से, बिल्कुल नंदलाल, स्वागत है आपका राजकोट से। राकेश, राजस्थान जी के बुक सर कौन सी, एक बार थोड़ा सा राकेश वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले मैंने हम कहा इस पर फोकस कीजिए। ये जब आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए फिर जाके आप कहीं राजस्थान की बुक देखना, ठीक है। बहुत सारी मार्केट में आती हैं बुकें, पहले क्या है कि आपको जब थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं होगा तो मार्केट में सारी किताबें अच्छी लगती हैं आपको, सब किताबें क्या लगती हैं, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। फिर आप पता क्या करते हो, फिर आप मैटर पे नहीं जाते, फिर आप देखते हो कि कौन सी सुंदर लग रही है। नहीं वास्तविकता है, देखो ये सब में होता है। फिर आप क्या करते हैं कि आपको जब विषय का ज्ञान नहीं होता ना, जब आप किताब लेने जाते हो तो आप ये नहीं पता लगता कि मैटर किस में अच्छा दे रखा है और किस में काम का दे रखा है। फिर आप क्या करते हो, 4-5 किताबें देखते हो, फिर उसमें देखते हो कोई कलरफुल कोई डायग्राम मिल गया, सुंदर सी लग रही है, बोले यार ये अच्छी लग रही है, अब उसको उठा के ले आते हो। अब ये नहीं पता कि उसमें है क्या है ये किताब। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो यही तो है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले जो आपके पास है उसका 10 बार रिविजन करना। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक आपके जो पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, जब तक आपको ये नहीं पता कि भाई ये वास्तव में ये चीज़ थी क्या। काफ़ी लोग हैं, मैं बताता हूँ, उनके पास में जाओगे तो किताबों का ढेर लगा रहता है, ठीक है। और उस सभी किताबों में कहीं ना किसी पेज पे कोई लाल पेन खींचा होगा या कोई ब्लैक पेन या कोई पेंसिल से अंडरलाइन किए होंगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ हकीकत में उन अंडरलाइन जिनको किया है ना उसने, वो याद नहीं, वो काम की चीज़ नहीं की। अब वो अनकॉन्शियस माइंड से कर रहा है, वो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, कल को कोई बच्चा आए, कोई मेरा दोस्त आए तो उठा के देखे कि भाई इतनी किताबें इकट्ठी कर रखी है तूने, तो पढ़ी भी है नहीं पढ़ी, तो कम से कम पेन चला दिखेगा तो लगेगा हाँ पढ़ी है। और दूसरी बात एक ईमानदारी से मैं बता दूं आपको, मानो नहीं मानो आपकी बात है, ठीक है।
जो भी आपकी योजना है, कभी भी आप किसी भी गांव घर में जाते हो, कभी भी कोई तैयारी करते हो, तो किसी को ये मत बताना मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। वास्तविकता है, मैं बता रहा हूँ, आप कोई काम करने वाले होते हैं ना, उस काम को पहले आप 10 लोगों में ढिंढेरा पीट दो, कभी नहीं होता। ये वास्तविकता है ये आप मानो नहीं मानो, ठीक है। जब कोई लोगों को आपने बता दिया, बोले इस बार पेपर अच्छा हो, तो अच्छा यार इस बार तो इसका हो ही जाएगा, जब ये बोलने लग जाए ना आपको कि यार इस बार तो इसका तो पक्का ही है, इस बार तो इसका तो पक्का ही है, वो कभी नहीं होगा। वास्तविकता है ये। जब कहे ना कि ये तो नल्ला है, कुछ नहीं आना जाना इससे, तो खत्म है, ये तो कुछ पढ़ता लिखता नहीं, उनका हो जाता है, फिर लोग देखते हैं यार इसका। और समाज है, समाज देखो, एक चीज मैं बताऊं, समाज में आप कहो ना कि समाज को मैं खुश कर पाऊँ, सेटिस्फाई कर पाऊँ, अपने परिवार वालों को, मतलब रिश्तेदार होते हैं ना, चाचा ताऊ फूफा फूफी, ठीक है, इनको आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आप यहाँ पे हो, पढ़ रहे हो, तब तक वहाँ पे आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही होंगी रिश्तेदारी में। गया तैयारी करने, क्या करेगा वहाँ, भांड फिर के आएगा, नशा पता करेगा, वहाँ पे ये करेगा, इधर उसके पीछे घूमेगा, वो करेगा, ये ऐसी बातें चल रही है। बोले वो पढ़ लिया, हमें तो पता ही नहीं, ठीक है। और जिस दिन आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, उस दिन वही कहेंगे हमें तो पता ही था, फिर ठीक है। फिर इतना ही नहीं है, कुछ और भी महानुभाव हैं, वो उनके बीच में अलग ही बातें चलती हैं, कुछ नहीं पैसे दे के लगाए हैं। आपकी मेहनत किसी को नहीं दिखेगी, खासकर आपके जो रिश्तेदार हैं उनको तो कभी नहीं दिखेगी। आप मेहनत करो, दिन रात एक कर रखी है, आपने नींद अपनी उड़ा रखी है, ठीक है, नहीं लगे तो हमें तो पता ही था किसी कार का नहीं है, और लग गए तो फिर एक टैग जोड़ देंगे आपके सामने, तो ही पीछे से कहेंगे पैसे दे के लगाए थे, 10 लाख रुपए दिए थे, मेरे सामने दे के आए थे, बस। आपकी मेहनत किसी को नहीं दिखेगी, पर वो आपको, उनको खुश करने के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो रहने दीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए, ठीक है। अपने परिवार को, अपने माँ बाप को देखिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। एक गाना आया था बहुत अच्छा, मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा, बस आगे नहीं। नागफनी हमारे तो गांव में है बिल्कुल। मैं हूँ जैसलमेर में से, जैसलमेर में है तो वहाँ तो भारी खूब देखने को मिलेंगे, ठीक है। राजकोट बनवारी, फिर रिश्तेदार पूछते हैं तू पढ़ता था तो सिलेक्शन किया, हाँ बिल्कुल सेम ही रहेगा, बिल्कुल सही कहा सर आपने, हाँ पिछली बार मैं पहले से पीछे रह गया, बस यही हुआ था, हाँ बिल्कुल यही है। एक तो अपनी योजना है, किसी को मत बताओ, वास्तविकता है क्या पढ़ रहे हो, किस पढ़ रहे हो, ठीक है। और एक कोशिश करना कि दुनिया के सामने अपने को देखो दिखावा नहीं करना। बहुत सारे विद्यार्थी है, लाइब्रेरी भी जाते हैं ना, अब देखो पढ़ने की क्षमता होती है, कमर की भी क्षमता होती है, बहुत सारे लोग हैं मेरे भी, जब जैसे हम पढ़ते थे, वो कहता मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं कमर सीधी नहीं, मतलब मोड़ के नहीं, ऐसे बैठा रहता हूँ ऐसे, तो मैंने कहा इसका मतलब तू पढ़ नहीं रहा। कोई आपको आके कहना मैं बिल्कुल ऐसे रहता हूँ, मैं उठता ही नहीं, सीट से ही नहीं कर रहा हूँ, देखो व्यवहारिक शरीर है, देखो मानव शरीर है, थकान सब में होती है, आपकी बैठने की जो पोजीशन है वो एक समय तक आपका सपोर्ट करती है, उसके बाद में कमर भी ऊपर नीचे होगी, आपको उठ के भी जाना पड़ेगा, लगातार नहीं बैठ सकते। और एक है कि मैं बैठा हूँ 5 घंटे से उठा नहीं, 5 घंटे से उठा मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। वास्तविकता है आपके 2 घंटे आपका लगातार दिमाग काम करता है, 2 घंटे बाद में आपका शरीर चाहता है रेस्ट, 2 घंटे बाद आप जाओ बाहर, चाय पीने वाला चाय पियो, ठीक है, दूसरे जो काम करने वाले हैं वो दूसरा करें, जनरली जो करते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ भी मतलब 5-7 मिनट 10 मिनट आप रिलैक्स दिमाग को दो, उसके बाद में वापस बैठेंगे तो अच्छा याद होता है। और उसमें भी 8 घंटे या 9 घंटे मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर आपकी क्लास है, आपकी 4-5 घंटे क्लास है, 5 घंटे क्लास के बाद में आपको मैक्सिमम, जो अगर कहीं पर लाइब्रेरी में अगर बैठे हैं या पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे, उसके बाद में भी आप बैठ रहे हो ना, तो आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। आप बैठे हो, आपका किताब खोली, आपकी आंखें खुली हैं, पर आपका दिमाग खिड़की दरवाजे बंद करके बैठा है कि बेटा तू बैठा रहे, करता रहे जो करना है तेरे को, जिसको दिखाना है, जिसको इंप्रेस करना है, पड़ोसी को करना है, पड़ोसन को करना है, मैं चला, अपने दरवाजे बंद हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करते हैं। चलें आगे, हो गया बच्चे, जल्दी लिखिए। नहीं नहीं, अरावली पश्चिमी रेगिस्तान में नहीं आती, अरावली के इधर की देखो, ये रेखा मैंने ऊपर की साइड खींची ना आपके, अरावली तो खुद भौतिक प्रदेश है ना अपना, देखो 4 भागों में बांटा नहीं भौतिक प्रदेशों को, एक हमने पश्चिमी रेगिस्तान, दूसरा हमने अरावली, अरावली तो अलग है ना। कहाँ पे लिख दिया मैंने ये, कहाँ अरावली लिखा, ये ये मैंने ये ऐसा नहीं लिखा, मैंने कहा अरावली के इधर पश्चिमी रेगिस्तान है, मैंने ये लिखा है, अरावली को नहीं लिखा मैंने। मैंने कहा देखो अरावली है, ये अरावली के इस दिशा में, पश्चिम दिशा में आपका क्या है, पश्चिमी रेगिस्तान है। देखो कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना भाई, ऐसे मत करना रे, कहीं जाके कमरे पे पूछे कि भाई आप पढ़ रहे हो कि भाई अरावली पश्चिमी रेगिस्तान, बोले किस बेवकूफ ने पढ़ाया, फिर कहोगे कहता है? ऐसा मत करो, पूछ लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर अरावली को नहीं लिखा, मैंने कहा अरावली के इधर क्या है, पश्चिमी रेगिस्तान है, वो एरो उस संदर्भ में लगाया गया, ठीक है, हो गया। मैं 12 से हूँ, यहाँ तो बहुत वर्षा हो रही है, हाँ बिल्कुल 12 है, वहाँ पर तो पश्चिमी रेगिस्तान, वो आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा होगी। अब की बार मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, अभी पढ़ने लगा गया हूँ, एकदम ठीक तो नहीं हुआ, चल रहा है, कोई नहीं हो जाएगा, देखो लगे रहेगा तो कुछ ना कुछ आपको पक्का मिलेगा, ये तो ईमानदारी से, ठीक है। चलिए, देखो ये होती है नागफनी, ऐसी होती है, आप जाएंगे तो आपको रेगिस्तानी क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलेगा। पहाड़ों पे भी मिलेगी, पहाड़ों जहाँ पे पानी कम होगा, पहाड़ों पर भी क्या है, पानी थोड़ी है, पहाड़ के नीचे कहीं जाके पत्थरों में कहीं पानी, हाँ। तो इस प्रकार का जो आपका जो पौधा है ना, ये कांटों वाला,
ये क्या है कि आपको नागफनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें ये जो आप देख रहे हो ना, आपको सर पत्ती, ये पत्ती नहीं है, ये इसका तना है, ये तना है, इसके पत्ती नहीं होती। और मैंने आपको एक खींप का और करना दिखाई, कैर का और खींप का और कर दीजिए, मैं समझा देता हूँ। अब मैंने देखो कल की क्लास में आपको ध्यान होगा, ध्यान दें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, तना है इसका। और जो इसकी जो कांटे दिखाई दे रहे हैं, ये कांटे दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी क्या है, पत्तियां। इसकी जो पत्ती है वो कांटों में तब्दील हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी का अभाव होता है। ठीक है, अब मैंने कहा इसके तने का रंग कैसा दिखाई दे रहा है आपको, हरा। हाँ ये वाले खींप, हाँ ये भी कर देना। ठीक है, एक कैर का और कर देना। ठीक है, अब इसके पत्तियां दिख रही हैं आपको कहीं पर। और मैंने कहा कि पश्चिमी रेगिस्तान में जो वनस्पति है जिसकी पत्तियां नहीं होती, उसका तने का रंग कैसा होगा, हरा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण में जब पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसमें जो भोजन बनाएंगे तो क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं, और उसमें हरे रंग का महत्व होता है। किसका? हरे रंग का। ठीक है, और हरा रंग है यहाँ पर। जब पत्तियां नहीं है तो पत्तियां नहीं है तो क्या होगा, इनके तने का रंग ही, क्योंकि भोजन बनाएंगे तभी तो जिएंगे। अब भोजन नहीं बनाएंगे तो सूख जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, इनके जो तने का रंग होगा वो कैसा होगा आपका, हरा रंग दिखाई देगा। और इसमें जो ये तना है ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेगा और भोजन बनाएगा। ठीक है, तो ये होगा। हाँ ये दोनों कर दीजिए, हाँ ये कर दीजिए, हाँ ये भी कर दीजिए। बहुत से लोगों को तो दिखाई नहीं दिया होगा कि भाई वो बड़ा बड़ा पेड़ भी कर सकते हो, कि ऐसा पेड़, पेड़ तो क्या, ये कर दीजिए, छोड़ो। हाँ लो आप इसमें डाल दीजिए, बस बस बस, ये डाल दिया, हो गया बस, डाल दिया बस, बहुत है। ठीक है, तो समझ गए कैक्टस क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं आपका, नागफणी। इसी को क्या बोलते हैं आप, नागफणी के नाम से या कैक्टस के नाम से देखते हैं। ठीक है, अब किसी को डाउट है सर नागफणी क्या होती है, किस किसने नहीं देखा था, तो अभी थोड़ी देर पहले तो हाथ ऊपर कर रहे थे हैं। अच्छा ये नहीं पता था, इसी को बोलते हैं नागफणी। ठीक है, अब तो सबने देखी होगी। ठीक है, कैर, कैर सबका देखा हुआ है, किसका नहीं देखा हुआ, जिसके वो छोटे छोटे टीट लगते हैं, जिसका अचार भी बनता है। ठीक है, और उसके अलावा आपकी खींप है, खींप किस किस की नहीं देखी हुई, दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्या? ये ऐसी देखो, धुंधला आया थोड़ा सा, ऐसी चीज देखी होगी आपने खीप, जिसके क्या होता है कि सिर्फ ये तना तना सा होता है, पत्तियां वत्तियां नहीं होती जिसके। झाड़ी नहीं है ये, झाड़ी अलग होती है, इसके कांटे नहीं होते हैं, इसके कांटे नहीं होते। इस प्रकार से जो आपको देखने को मिलेगा, ये टीट सा देखने को मिलेगा, ये आपका जो कैर है वो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इसमें भी जो तो देखो इसकी टहनियां हैं, इनका रंग कैसा है, देखो हरा रंग है, इसका भी कैसा रंग है, हरा रंग। इसके भी पत्ती दिखाई दे रही है क्या आपको, इसके भी पत्ती नहीं होती है, तो इसका भी जो तना होता है प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, इधर कैर है, इसकी भी देखो तना, देखो कोई पत्ती दिखाई दे रही है इसमें आपको, कोई पत्ती नहीं है इसमें भी, कहा आपको कोई पत्ती नहीं दिखाई देगी, कोई पत्ती है आपको, पत्ती लिख दिया, पत्ती करना है आपको, पत्ती मत कर लेना। ठीक है, तो इसमें भी कोई पत्ती नहीं है, और इसका तने का रंग इसका भी क्या है, हरा है। कारण, क्योंकि जिनकी पत्तियां नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण के लिए वहां पर तने का रंग क्या होगा आपका, हरा होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे, अब ध्यान देना, हमने बालू का युक्त, हमने कहा था बालू का युक्त जो आपका मरुस्थल है, उसमें हमने अभी जो देखना है आज की क्लास में, वो देखना है कि प्रमुख जो बालू का स्तूप है वो कौन कौन से हैं, और कौन कौन से भाई यहाँ पर रन है, टाट किसे कहेंगे, रन किसे कहेंगे, खड़ीन है वो क्या होगी। ठीक है, आपका जो सब्र काफिज है वो क्या होगा, हमादा क्या है, रेग क्या है, तो इसमें रेगिस्तान वगैरह। तो आज का सारा रहेगा इसी पीडीएफ में, जो डायग्राम है इसी के साथ में हम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इनको, इसका बैकग्राउंड का कलर भी थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ ताकि आपको अलग सा नहीं लगे। ठीक है, अच्छा सब में वाइट अलग अलग करना पड़ेगा कि बैकग्राउंड, चलो मैं पहले इनको ही कर देता हूँ सेट। बढ़िया, में बढ़िया सी आ रही है तुम्हें है। अब ध्यान देना, हमने रेगिस्तान के प्रकार पढ़े थे कल की क्लास में, जो लिख लिए थे हमने, जो हमने कहा था कि रेगिस्तान के जो प्रकार हैं, रेगिस्तान के जो संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर जो प्रकार हमने देखे, तो कितने प्रकार थे आपके, तीन। ठीक है, इसमें एक तो हमारा कौन सा था आपका, हमादा,
ठीक है। दूसरा हमने कहा रेग, और तीसरा आपका कौन सा था, इर्ग। ठीक है। हमादा में हमने कहा जो पथरीला रेगिस्तान होता है, क्या होता है, पथरीला, पथरीला रेगिस्तान होता है, वो कौन सा होगा आपका, हमादा। कौन सा रेगिस्तान होगा, हमादा। ठीक है। और ध्यान रखना, हमने कहा इसका जो सर्वाधिक जो विस्तार है इसका पथरीले रेगिस्तान की अगर बात करें तो कितना, 41.50% भाग पर है। बालू का मुक्त याद आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी क्षेत्र विशेष हमने देखे, प्रमुख क्षेत्र इसके 3 क्षेत्रों पर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक क्या था आपका पोखरण, एक आपका फलोदी, और एक आपका क्या है, बालोतरा, बालोतरा। ठीक है। पहले क्वेश्चन आता था किस में ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप कहते थे जैसलमेर, आपका बाड़मेर और आपका जोधपुर। अब देखो फलोदी अपने आप में अलग जिला है और बालोतरा अपने आप में क्या है, अलग जिला है। ठीक है। ये कल की क्लास में हम लिख चुके हैं, बस ये डायग्राम मेरे को दिखाना था। इस प्रकार से मिट्टी है उसमें पत्थर ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। ये आपका क्या है, रेग यानी मिश्रित रेगिस्तान। क्या है ये, मिश्रित रेगिस्तान। ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, पत्थर या मिट्टी, आप कह सकते हो बालू का मिट्टी, बालू मिट्टी, प्लस इसमें क्या है, कंकड़, कंकड़ पत्थर, वो देखने को मिलेंगे। तो ये किस प्रकार का रेगिस्तान होगा आपका, रेग। और ये देखो सारे के सारे धोरे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है आपका, इर्ग यानी बालू का युक्त, बालू मिट्टी से, बालू मिट्टी से युक्त आपका रेगिस्तान है, वो क्या कहलाएगा आपका, इर्ग के नाम से। सारा रेगिस्तान में वैसे क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। जो आपका पश्चिमी, जो आपका ये जो अरब कंट्री है वहां पे कार्डेमम कहा जाता है, कार्डम कह देते हैं इसको, ध्यान रखना। पश्चिमी जो आपके रेगिस्तान है आपका, या अरब रेगिस्तान में, इसे ही आप कल वाले उसी में आप ऐड कर लेना, इसे ही, इसे ही अरब देशों में, अरब रेगिस्तान में, रेगिस्तान में कार्डम कहा जाता है, कार्डम कहा जाता है। ठीक है। सहारा रेगिस्तान है आपका, कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में, वहां पर इसे इर्ग कहा जाता है, अर्ग कह देते हैं। यहाँ पर अपने ध्यान रखना, यहाँ पर इर्ग की जगह कहीं कहीं पर अर्ग भी लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। कहीं कहीं पर अर्ग भी लिखा मिल जाएगा आपको, तो कंफ्यूज मत होना, अर्ग और इर्ग एक ही है, ध्यान रखना। हाँ, टीट कहा जाता है, कैर है वो पेड़ का नाम होता है, टीट है वो उसकी जो फल होता है उसको कहा जाता है, अमित। इस पर फल लगते हैं क्या, पानी डालने के बाद पत्ती। अच्छा, जितेंद्र कह रहा है कि सर पानी डालने के बाद ये नागफनी पे पत्तियां लग जाएंगी। ध्यान रखना, ये शुष्क रेगिस्तान का है, मैंने अभी तो कहा कि जिसमें पानी वानी आएगा तो इसमें क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ये। पत्ती वत्ती लगने का तो नहीं है, समय के साथ इसमें परिवर्तन है, कोई सर्वाइव कर पाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है कांटों की साइज बदल जाएगी, या हो सकता है कुछ और परिवर्तन आ जाएगा। अचानक से आप चाहो कि आप नागफनी उठा के ले आए और घर में लगा दिया और पानी से भर दिया, देखो कि कुछ दिन बाद में पत्ती आती है नहीं आती, तो नहीं आएंगे ज्यादातर। देखो है सारी, ऐसे तो एक बात बताओ, बबुल है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि बबुल है। अब एक बात बताओ, बबुल है वो तो रेगिस्तान का है। अब बबुल के आप जाओगे क्या आपका बांसवाड़ा में बबुल नहीं मिलेगी, बेर का पेड़ क्या नहीं मिलेगा, ऐसे तो सब जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुलता की अगर बात करते हैं तो बहुलता आपको उधर देखने को मिलेगी। ठीक है। बहुलता की अगर बात करेंगे तो वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे तो भाई ये नागफनी वागफनी तो आपको बहुत सारी हर जगह देखने को मिल जाएंगे, पर वो कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। प्रिंस सुथार, सर इस पर फल लगते हैं, टीट पर फल लगते हैं, टीट जो कैर होता है उसका जो फल होता है कीर होता है। परवीन मीणा जोहार, बिल्कुल जय जोहार। ये ज़्यादा चीज़ें हम कल लिख चुके थे, ठीक है। और आज ये डायग्राम में मैंने बताया, कुछ चीज़ें आपको लग रही है कि जो हमें मिस है कल के उसमें, तो आप लिख लेना, ठीक है। चलें आगे। जो नए विद्यार्थी हैं, जो पीछे के वीडियो हैं, आप लगभग अपने हो गए हैं 7 दिन की क्लास, तो ये हो जाएगी 7 और 3 10, 10 क्लास, ठीक है। 10 या आपका 20 घंटे के आसपास का जो है, कम नहीं होता है, काफ़ी है, ठीक है। और उसका आप रिविजन करें, देखें। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि भाई कोई भी विद्यार्थी है जिसने नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाए हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें, और जो स्पाइरल आप लेके आते हैं ना, उसी में स्पाइरल वाले के पास जाके पेंच करवा लें, उसी में कह देना कि इसको आगे ऐड कर दें। उसी को नोट्स को आप अपने सामने रख लेना, पीछे के वीडियो आप देखते रहना, और जो नोट्स है वो अपने सामने रख लेना, उसको अंडरलाइन करते रहना, देखते रहना, ठीक है, वीडियो। क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि हाँ ठीक है मैं समय निकाल के बना सकता हूँ, तो वो वैसे बना लेगा, अपने हाथों से बना ले, ठीक है। पर बनाने जरूर है, ऐड जरूर करने हैं। हो गया, चलें। चलिए आगे हैं, आप हेडिंग डाल लेना पहले तो, प्रमुख बालू का स्तूप, प्रमुख बालू का स्तूप, हेडिंग डाले प्रमुख बालू का स्तूप।
प्रमुख बालुका स्तूप। ठीक है, उसी में ध्यान रखना, पहले नंबर पे आप हेडिंग डालेंगे, एक नंबर पे हेडिंग डालें, एक नंबर पे हेडिंग डालें अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती और रेखीय बालुका स्तूप, रेखीय बालुका स्तूप। उसी में आप लिखेंगे यह स्तूप पवन गति की दिशा के समानांतर, दिशा के समानांतर समानांतर बनते हैं, समानांतर बनते हैं। ठीक है, इसी में आप लिखेंगे सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में देखने को मिलता है। हो गया। हो गया सबका। कहने का मतलब क्या है, पवन दिशा के समानांतर कैसे बनेंगे, ध्यान दे, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज करें कि इधर से क्या है, आपकी पवन चल रही है, दिखाई नहीं देगा ये तो। जैसे ये पवन की दिशा है, आप कहेंगे सर ये क्या है, पवन की दिशा है, पवन दिशा है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि पवन एक ही स्थान विशेष में, क्षेत्र विशेष में चलेगी। एक पवन यहाँ चल रही है और आप कहेंगे नीचे की तरफ भी क्या चल रही है, पवन चल रही है। ठीक है, इन पवनों के द्वारा जो आसपास की जो मिट्टी होती है ना, उसको ऐसे खिसका दिया जाता है साइडों में, क्या कर दिया जाता है, खिसका दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे जो साइडों में जो पवन है उनके द्वारा जब ये खिसका है, और यहाँ पर फिर क्या होता है, इस बड़े बीच वाले क्षेत्र में आप कहेंगे सर हमें क्या है, ऐसे बालू का स्तूप है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन बीच वाले जो क्षेत्र है इसमें क्या है कि कहीं कहीं पर आपको मध्य में ये मिट्टी की जो आपको एक समानांतर पट्टी है, एक सीधी पट्टी है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। सीधी पट्टी है ये, आपको क्या है ऐसे देखने को मिल जाती है। और ऐसे ही क्या है, नीचे वाली जो पवन चलेगी, ये इस पवन के द्वारा भी क्या होगा, हल्का सा क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या है जो मिट्टी है उसको खिसकाया जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा, ये इन पवनों की दिशा समानांतर क्या होता है, जैसे मैंने ये रेखा खींची, इस रेखा के नीचे एक रेखा खींचू तो इसके समानांतर दूसरी रेखा कौन सी आपकी, ये है। एक होती है समानांतर, मतलब दोनों बराबर। कहने का मतलब ये फर्श है, फर्श के समानांतर मैं कहूँ दीवार है, छत है, तो दीवार क्या है, लंबवत होगी। फर्श समानांतर का मतलब जैसे ये है इसकी जैसी कौन सी है, अब फर्श ऐसे खड़ी थोड़ी है, आप ऐसे टेढ़े थोड़ी बैठे हो। तो कहने का मतलब इसकी समानांतर आपका मैं बिठाना चाहूँ आपको कि फर्श पे बैठे हो, ऐसे मैं आपको बिठाना चाहूँ तो कहाँ छत के ऊपर ही बिठा सकता हूँ या दीवारों पे चिपका दूँ, है। तो कहने का मतलब फर्श के समानांतर क्या है, छत है। और लंबवत का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी सीधी रेखा है, इसके लंबवत क्या होगी, कोई ऊपर से आकर ऐसे टकराए, लंबवत इसमें, यानी 90 डिग्री का कोण बने, क्या बने, 90 डिग्री का कोण बने, वो क्या हो गए, लंबवत। अब इस फर्श के लंबवत क्या है, दीवार है कि छत है। अब देखो दीवार से लंबवत बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा। तो समानांतर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पवन की दिशा है,
ये पवन जैसे जैसे आपके आगे बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से मिट्टी है उसका जमाव है बीच में कर दिया जाता है, और ये स्तूप है, ये रेखीय स्तूप यानी एक रेखा के रूप में हमें प्राप्त होगा। किसके रूप में प्राप्त होगा? इसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय, रेखीय स्तूप। ठीक है, क्योंकि एक पतली पट्टी के रूप में, एक रेखा के रूप में हमें क्या है, जैसे देखो दिखाई दे रहा है आपका ऐसे, तो एक पट्टी रेखा के रूप में आपको क्या दिखाई देगा? ये बना हुआ दिखाई देगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? और पवनानुवर्ती क्यों कहते हैं? क्यों पवन की दिशा में, पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती का मतलब क्या होता है? पवन की दिशा के समानांतर। तो इसका ध्यान रखना, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, या अगर आप कहें रेखीय बालू का स्तूप है, वो एक ही है, ध्यान रखना, जो क्या होते हैं? पवन की दिशा के समानांतर। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूपों को पश्चिमी रेगिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो वहां ध्यान रखना, तो वहां पर जो ऑप्शन होगा ना, पहला ऑप्शन होगा पैराबोलिक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देगा आपका पवनानुवर्ती। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देगा आपका अनुप्रस्थ, और चौथा ऑप्शन देगा बरखान। अब ये सारे के सारे मिले जुले से नाम है, ध्यान रखना, यहाँ पर हमने लिखा अनुदैर्ध्य और यहाँ पर हमने क्या लिखा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ होते हैं जो समकोण पर काटते हैं, बरखान है ये भी समकोण पर जब काटेंगे तभी जाके इन बरखान का निर्माण होगा, रेखीय में नहीं होगा। वहीं पे पैराबोलिक है, ये अलग होते हैं, पैराबोलिक आगे पढ़ेंगे पैराबोलिक के बारे में, वो अलग होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या होगा आपका, कि सर यहाँ पर जो हमारा आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा? पवनानुवर्ती। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चन आएगा, तो उसका करना हमें कैसे है। वहीं पर अगर हम कहें कि अनुप्रस्थ की अगर बात करें तो ये क्या है, इसी में आप लिख लेना, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर इसी में लिख लीजिए आप। दिखाई तो दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? अब नीचे वाले में लिख लीजिए इसमें, अनुप्रस्थ या समकोण या लंबवत में। ठीक है, इन स्तूपों का निर्माण पवन दिशा के या पवन की दिशा के, ऐसे कर लीजिए, पवन की दिशा के समकोण पर बनता है, समकोण पर बनता है। पहले वाला किस पर बन रहा था आपका? किस पर बन रहा था? समकोणी समानांतर पर। ठीक है, अब ये वाला किस पे बन रहा है आपका? समकोण पर। ये किस पे बन रहा है आपका? समकोण पर। सर थोड़ा स्पीड से करो, धीरे चलो आप, सर थोड़ा सा स्पीड करो, धीरे चलो आप, तो स्पीड से भी पकड़ लेंगे, थोड़ा सा आप देखिए, आपका सिलेबस हो जाएगा, मत टेंशन लीजिए आप। सर नंबर सेंड कर दीजिए जितेंद्र स्टूडेंट का, किस स्टूडेंट का नंबर सेंड करना है? जितेंद्र प्लीज, नोट्स वाले का, अच्छा नोट्स वाले का, राम राम कृष्ण कुमार। अब स्टूडेंट के नंबर मेरे पास थोड़ी है जल्दी से लिखिए इसको भी। चले, हो गया? चलिए आगे, आगे है बरखान है। ठीक है, उसी में भी लिख लीजिए, बरखान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे लिखना है अपने को। ठीक है, तो उसमें लिखना, पहला पॉइंट लिखना, सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। दूसरा पॉइंट लिखें आप इसमें, सर्वाधिक विनाशकारी या नुकसानदायी, ऐसे कर दो, विनाशकारी तो अलग हो जाते हैं, सर्वाधिक विनाश का मतलब तो क्या हो गया? मार रहा है लोगों को। ठीक है, नुकसानदायी करना, नुकसान नुकसानदायी बालू का स्तूप। ठीक है, वहीं पर आप लिखें अगला, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण इन्हीं के कारण, मैंने पहले भी बताया था, आपको याद हो तो, इन्हीं के कारण
हो रहा है, क्योंकि सर्वाधिक गतिशील है, मतलब हवा चलती है तो ये पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, सर्वाधिक गतिशील। ठीक है, और उसी में आप लिखना यह है पवन गति की दिशा में, पवन गति की दिशा में निम्न ढाल का, निम्न ढाल वाला तथा विपरीत दिशा तीव्र ढाल की होती, ढाल की होती, तीव्र ढाल की होती है। ठीक है, उसी में इसके दोनों सिरे, दोनों सिरे सिरे आगे की ओर और नुकीले आकार में, आकार में भुजा के रूप में, भुजा के रूप में, के रूप में फैले हैं, फैले होते, फैले होते। कहने का अर्थ है, ध्यान से देखें, पहले इसको लिख लें फिर मैं समझा दे रहा हूँ इसको। इस डायग्राम में ही मैं समझा दूं। जैसे यहाँ देखो, इधर की ढाल है, देखो ये ढाल है, ये क्या आपका तीव्र ढाल है, इधर का ढाल दिख रहा है, ये देखो इधर के ढाल की अगर बात करेंगे ना, ये ढाल क्या है, तीव्र ढाल है इधर। और हवा ऐसे चल रही है, हवा कैसे चल रही है आपकी, ऐसे। तो इधर का ढाल है ये तो आपको मंद दिखाई देगा, और इधर का जो खड़ा ढाल है वो क्या है, तीव्र ढाल दिखाई देगा। अब यहाँ पे जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे जाएंगे तो बच्चे बच्चे शाम को जाते हैं, क्यों, टीले ठंडे हो जाते हैं। सूरतगढ़ में इधर जाओगे तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो कट्टा लेते हैं, ये कट्टा नीचे रखते हैं और ऐसे लिपटते हुए ऐसे आ जाते हैं आगे, एक मनोरंजन का साधन हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो तीव्र ढाल का, इसकी एक भुजा तो देखो ये है, एक भुजा तो आगे ये बढ़ गई निकुली इसकी, और एक भुजा इधर देखो ये आ रही है ना आगे की तरफ, एक भुजा ये, और बीच का भाग इसका ये है, देखो बीच का भाग क्या होगा, ये। तो इसकी एक भुजा तो ये हो गई, और दूसरी भुजा आपकी क्या है, ये हो गई। तो दो भुजा है जो आगे की ओर बढ़ी होती है नुकीले आकार में। ठीक है, इस प्रकार की जो आकृति होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी बरखान। इसी में आप लिखना इन्हें अर्धचंद्राकार, एक लाइन लिखना जो काफी बार क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, इन्हें अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार स्तूप कहा जाता है, कहा जाता है। तो काफी बार क्वेश्चन ये क्या पूछा जाता है पता है, पूछा जाता है पश्चिमी रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाने वाले बालू का स्तूप है, किस नाम से जाने जाते हैं। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, आपका बरखान, या कोई भी पैराबोलिक वगैरह कोई भी पूछ लेगा, तो कौन सा होगा आपका, बरखान होगा। ठीक है, वो पैराबोलिक आएगा, हेयरपिन के। हाँ, पैराबोलिक आगे पढ़ेंगे, वो हेयरपिन के आकार का, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। पिंडेल सर हमारा क्लास ग्रुप बनाने का बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जब सर ने बोला है तो बिल्कुल आपका क्लास ग्रुप बनेगा। कृष्ण कुमार सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल थैंक यू। ठीक है, हाँ सबसे ज़्यादा बरखान चूरू में देखने को मिलेंगे। बचपन में बहुत बार टीलों में खेले, हाँ बिल्कुल खेले होंगे। ठीक है, तो लिख सकते हो सर्वाधिक जो है ये कहाँ पर मिलते हैं, चूरू में, सर्वाधिक चूरू में, सर्वाधिक चूरू में। ठीक है, और ध्यान रखना इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है ना, देखो जानकारी बहुत सारी है, कितना लिखे कितना नहीं लिखे। अब ये बरखान है, ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में जब जाओगे ना, शेखावाटी क्षेत्र में ये भी बरखान है, ये भी देखने को मिलेंगे वहाँ पर इस प्रकार के, जैसे आपका सिक्कर का पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है, ये गतिशीलता यहाँ पर इनकी कम है शेखावाटी क्षेत्र में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा है, नमी की मात्रा ज्यादा है, तो इन जो बरखान है ना, यहाँ पर छोटी छोटी वनस्पति पनप गई, और वनस्पति पनपने के कारण इनकी जो वनस्पति की जड़ें होती हैं इनको क्या है, बांध के रख लिया मिट्टी को, अब वो आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है, पर इतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, बस क्वेश्चन आएगा तो इसी में से पूछ लिया जाएगा, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है। एक लाइन है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार रूप में पाए जाने वाले बालू का स्तूप है वो किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वो होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि भाई सर्वाधिक मरुस्थलीकरण है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं, बाकी याद हो न हो, पर ये 3 पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। पहला वाला सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप, दूसरा सर्वाधिक नुकसानदायी, और तीसरा आपका मरुस्थलीकरण वाला, और एक अर्धचंद्राकार वाला। ठीक है, इन्हीं पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वहीं पर ध्यान रखना, एक सीप है, मैं इसी के साथ बता दे रहा हूँ, सीप है, एक सीप और आता है जो भी बालू का स्तूप होता है, उस सीप के बारे में बता देता हूँ। सिर्फ क्या होता है कि आपका जो ये बरखान है सेम ऐसा ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि बरखान में 2 भुजा होती है, देखो एक भुजा यहाँ पर, एक भुजा यहाँ पर, और जो सीप कैसी होती है वो ऐसी होती है।
जिसमें एक ही भुजा होती है, दूसरी भुजा नहीं होती है। और इस प्रकार का जो आपका बालू का स्तूप होता है वो क्या कहलाता है? सीप कहलाता है। ठीक है। या क्वेश्चन हो सकता है कि भाई पश्चिमी रेगिस्तान में एक भुजा वाला पाया जाने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? तो क्या है? सीप। तो इसी के नीचे मैं नोट डलवा के लिखवा देता हूं, आप नोट डाल के लिख लीजिए, यहीं पे आप नोट डाल लीजिए और उसमें लिखना सीप, सीप। ठीक है। बरखान, बरखान के जैसा, बरखान के जैसा बनने वाला, बनने वाला बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है। लेकिन लेकिन बरखान के विपरीत, बरखान के विपरीत, बरखान के विपरीत इसकी एक ही भुजा होती है, इसकी एक ही भुजा होती है, एक ही भुजा होती है। और ऐसा सा डायग्राम बना लेना आप, यहाँ पर है ना ये डायग्राम बनाया है, ऐसा सा एक डायग्राम बना लेना जिसके एक भुजा गायब कर देना और एक भुजा है वो आप बना देना इसकी। ऐसा सा डायग्राम है एक आप बना देना। ठीक है। और इधर आप है ढाल है, दिखाना चाहो तो ढाल दिखा सकते हो आप, ऐसे ढाल है वो दिखा सकते हो आप, ऐसे है ना ढाल। इस प्रकार का एक डायग्राम बना, क्रॉस लगा देना, एक तरफ आप लिख देना भुजा, 1 मिनट बस, यहाँ पर लिख देना भुजा और यहाँ पर भुजा के आगे क्रॉस कर देना। ठीक है। सर आप बोलो माइक में क्या बोलना है भाई जितेंद्र। राकेश हमको भी ऐड करना ग्रुप में। हाँ बिल्कुल, सभी को ऐड करवाया जाएगा, ग्रुप बनेगा। आज चर्चा की होगी शायद सर ने, कल की थी क्या? हाँ तो जो भी ग्रुप बनाया जाएगा उसमें सबको ऐड किया जाएगा। सर टेस्ट की आंसर की अपलोड करो, कर देंगे। मैं एक बार बोलो भाई आंसर की अपलोड करें, आंसर की अभी करवा दे रहे हैं, अपलोड करवा दे रहे हैं। और जो भी पेपर हुआ उसका डिस्कस हम संडे को कर लेंगे। ठीक है। क्या 11:30 हो गए? समय का पता नहीं लगता, किस किस को पता लग रहा है समय का है कि समय हो रहा है, समय हो रहा है, समय कैसे कटेगा? कभी कभी होता है ना कि 1 घंटे की क्लास भी ऐसे लगती है, पता नहीं 5 घंटे, 5 मिनट भी ऐसे लगते हैं कि 1 1 घंटे के हैं। ऐसा भी आपको भी लगता है क्या क्लास में? है बोर होता है तो लगता है इंसान को, है ना? ये मेरी क्लास में वैसे बच्चे कम ही बोर होते हैं, बाई चांस। ऐसा नहीं कि सभी बोर होते हैं, किसी किसी का मन अलग होता है। सुबह 7 बजे क्लास होती है, सुबह 7 बजे। ठीक है। सुबह 7 बजे वाली क्लास ऐसी होती है कि बच्चों को नींद ज़्यादा आती है सुबह सुबह, आँख है बिल्कुल ऐसे रहती है। पर मेरी जो क्लास होती है वहाँ पर, उस क्लास में वो बच्चे कहते हैं कि सर बाकी जितनी भी क्लासें होती हैं उसमें सो जाते हैं हम, पर आपकी क्लास में पता नहीं लगता टाइम कैसे निकल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई चुटकुले सुनाता हूँ, कोई कॉमेडी करता हूँ, पर समझाने का तरीका ऐसा होता है कि आम जीवन से उनको जुड़ जाता है। कोई भी अपन यहाँ पर कौन से चुटकुले सुनते हैं, पर यह है कि चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सीखने को भी मिल जाए और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, तो क्या है रुचिकर हो जाती हैं चीज़ें। हाँ कुलदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं साइंस। हाँ ठीक है। टेस्ट बहुत अच्छा गया, बिल्कुल अच्छा जाना चाहिए। अभी तो क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि भाई अभी आसान है, थोड़ा सा उसका स्टैंड लेवल है, हार्ड करेंगे अपन। ठीक है। टेस्ट का टेस्ट है अभी बड़ा, आज बड़ा आसान है, क्योंकि आते ही आपको मतलब मैंने कहा कि वंदे भारत में नहीं बिठाना आपको, पहले किस में रहेंगे आपके लोकल में लेके आएंगे, फिर लोकल से फिर आपको धीरे धीरे पैसेंजर में, पहले तो पैसेंजर वाली लोकल चलती है ना वैसे, फिर आपकी फिर नहीं नहीं नहीं, मालगाड़ी ज़्यादा तेज चलती है भाई, मालगाड़ी ज़्यादा तेज चलती है। किस किस को लगता है कि मालगाड़ी धीरे चलती है भाई? मालगाड़ी ज़्यादा तेज चलती है, स्पीड मालगाड़ी की ज़्यादा होती है। मालगाड़ी है, हाँ देखो मालगाड़ी है आपका, अभी तो देखो पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है। मालगाड़ी की स्पीड आपकी 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है मालगाड़ियाँ, क्योंकि मालगाड़ियों में डर नहीं होता ना कोई मरेगा। एक आगे एक ही बैठा है लोको पायलट, ठीक है, एक उसका के को होपो लोको पायलट होता है वो होता है, और एक पीछे एक झंडी लेके, सबसे ज़्यादा मौज उसी की, सबसे लास्ट वाला डब्बा होता है ना वो झंडी लेके एक रहता है, सबसे ज़्यादा मौज उसी की होती है। और कई हमारे मित्र हैं जो लगे हुए हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं अपना ले जाते हैं बच्चा, ठीक है, और पानी की बोतल साथ में और चखना वखना आराम से कहीं कमरा होता है वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आराम से कहीं वहीं पे सारा काम हो जाता है। तो सारा काम आराम से खाने पीने का सब मिल जा रहा है, आराम से वहीं बिछा के सो जा रहे हैं तो सबसे मजे वाली चीज़ वो ये है। ठीक है। क्योंकि को पायलट को तो फिर भी आपके लोको पायलट उसको ध्यान रखना पड़ेगा, भाई आगे कोई पशु नहीं आ गया है, ट्रैक सही है, कोई नहीं है आगे से, उसको तो भाई सिग्नल भी देखना पड़ेगा, रेड है ग्रीन है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो आराम से रहता है। हाँ झंडी दिखाने का काम है, वो बस रुकती है तो दिखा देगा हाँ भाई चलो है। हाँ
तो वही क्या है कि सबसे, क्योंकि उसमें क्या है कि एक तो क्या है कि सामान ज़्यादा जल्दी पहुंचाया जाता है, दूसरी बात क्या है कि उसमें स्पीड बढ़ जाए, बाई चांस ट्रैक से गिर भी जाती है तो कितने लोग मरेंगे, 3 लोग मुश्किल से होते हैं। तो वहां पर कोई डर नहीं होता। वहीं पैसेंजर जो गाड़ी होती है ना, सवारी गाड़ियाँ, उसमें ध्यान रखा जाता है स्पीड का क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पता है पूरा के पूरे एक बोगी है। अगर बात करते हैं कौन सी आपकी स्लीपर की अगर बात करते हैं तो उसमें 54 या 64 के आसपास ऐसे कुछ होती, 65 या 65 तो स्लीपर स्लीपर होते हैं, 65 तो कम से कम होंगे। एक बस में कितने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 50 52। वो बात अलग है कि बस वाले उसमें 70 80 घुसा लेते हैं, ठीक है। 50 सीटों के हिसाब से तो 50 52 ही होती है, ठीक है। बाकी बार क्या होता है कि जैसे अभी एग्जाम का टाइम होता है, आपका कहीं दूसरी जगह सेंटर है, तो आपको भेड़ बकरियों की तरह बोलो पीछे जाओ, पीछे सर को, पीछे वो एक चिल्लाता रहता है, गालियां देता रहता है, पीछे जा पीछे जा पीछे जा। फिर कई लोग आगे से पीछे वाले आवाज भी देते हैं कि पीछे दरवाजा खोल ले, उधर से निकल जाते हैं। तो वो अलग बात है। ऐसी हालत अपने यहाँ पे जनरल में देखने को मिलती है, जनरल ट्रेन में, जनरल बोगी है, ठीक है। एक चीज है, कभी आपने देखा कि एक एक क्या है कि अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति दोनों में डिफरेंस होते हैं। आप ये देखना, हाँ होता है, वो तो मेरे को पता है, लेकिन ऐसा नहीं वो उनका रहन सहन। आप देखो, आपको आप कहते हैं कि कोई भी लोग कहे कि भाई सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ठीक है। 4 बजे उठ के आपको दौड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, नहाना चाहिए, आपका टाइम टेबल शेड्यूल होना चाहिए। फिर आपको पता है ऐसे आप 1 साल कर लो, आप अमीर बन जाओगे। फिर भी आप क्या है, आराम से, कोई मतलब नहीं है। जितना भी जितने भी सक्सेसफुल इंसान है, सबकी कहानी सुन लो, आज भी वो समय के पंचुअल है। आज भी बिल गेट्स ले लो, आपके जो आपका एलन मस्क ले लो, या आपने मोदी जी ले लो, कोई भी ले लो, जो अपने आप में जो फेमस हस्ती है, वो सारे के सारे क्या है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। उसमें उठना है, ये काम करना है, योगा भी करते हैं, वो सारे काम करते हैं, मतलब वो एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत पैसे वाले इंसान हैं जो बॉडी वॉडी काफी अच्छी फिट कर रखी है, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है, उनका क्या है कि शेड्यूल है, वो तैयार होते हैं। अब इतना पैसा, करोड़ों रुपए है उनके पास में, चाहे तो अरबों रुपए हैं। अब जैसे मैंने कल ही बताया, नीता अंबानी सुबह पहले 2 लाख पी जाती है, 2 घूंटों में खत्म है। तो कहने का मतलब पैसों की कमी थोड़ी है उनके पास में। फिर भी उनका रहन सहन देखोगे आपसे लाख गुना अच्छा है, ठीक है। और जितने भी एक्टर्स वगैरह हैं, जैसे उसमें मीठा अवॉइड करते हैं, जितने भी हैं आप देखेंगे जो बॉडी बिल्डिंग में है, अगर आपको जल्दी बूढ़ा होना है, कि मैं, आपकी उम्र है आपकी 25 साल और लगना 30 साल का है आपको, तो आप मीठा खाइए दबा के, नमक खाइए दबा के, हो जाओगे बूढ़े। अगर आपको लगना है कि 35 का हो गया, लगूँ 25 का, तो आप मीठा और नमक छोड़ दीजिए। नमक लेना है, नहीं तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, मीठा बिल्कुल त्याग दीजिए। मीठा है, मीठा बिल्कुल ही अपने जो दैनिक जीवन है, अपने यहाँ मीठे वाले चाशनी नहीं छोड़े रसगुल्ले की, हैं? ठीक है। मतलब रसगुल्ला खत्म तो बोलो क्या करें, बोलो चाशनी का डब्बा भरा, कोई कोई नहीं ले आओ, पी जाएंगे। अब बताओ, ठीक है। तो वहीं क्या है कि जब आप सफर करोगे ना, आप जब जनरल डिब्बे में जब आप सफर करते हो तो ध्यान देना, आप जाते हो तो भीड़ भाड़ ऐसी होती है। आप जाते हो तो जब तो कोई मतलब नहीं किसी से, जब आप अपने गंतव्य स्थान पर जब पहुंचते हैं ना आप, तो वहाँ पे गले मिल के निकलते हैं, और भाई कैसा, चल मिलते हैं अगली बार, ये करते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आप रिश्तेदारियां ढूंढ लेते हैं, वास्तविकता है। आप कोई ना कोई रिश्तेदार बना लेंगे, कोई ना कोई दोस्त बना लेंगे, कोई ना कोई मित्री बना लेंगे, ठीक है, चलते चलते आंखों आंखों में, ठीक है। लेकिन कहने पर क्या होता है कि जो आप कभी सफर करना फर्स्ट एसी में, फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी में तो फिर भी लोग मिल जाएंगे, फर्स्ट एसी और थर्ड एसी में, और विशेषकर कभी मौका मिले फर्स्ट एसी में, ठीक है। फर्स्ट एसी में मतलब आपको कुछ ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, वहां पर 2 ही लोग होंगे आप, ठीक है। 2 ही, और हो सकता है आपको पता नहीं कि आपके सामने कौन बैठा हो सकता है कोई बहुत बड़ा अमित शाह वगैरह एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, हो सकता है कोई बड़ा बिजनेसमैन आपको वहाँ पे आपके सामने बैठा मिल जाए, जो आप फोटो देखते हो सकता है कभी कभी आपको ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाए जिसको आपने कभी सपने में नाम सुना कि ये ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। हो सकता है कोई फिल्म स्टार आपको बैठा मिल जाए, ये होता है क्यों। और वहां पर भी जितने भी लोग मिलेंगे, वहां पर आप बैठे हो, तो आकर आपसे बहसबाजी नहीं करेंगे, वो आएंगे ज्यादा से ज्यादा आपको कहेंगे, जब आपका दोपहर में अगर कोई आया है तो गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून आप कह दोगे, गुड मॉर्निंग है तो मॉर्निंग कह देंगे, और आपका नाइट है तो गुड नाइट कह देंगे। उसके बाद में सामने वाला, पर ऐसा नहीं कि मोबाइल खोल के बैठेगा। आप तो क्या करते, बैठते रील लगाना शुरू, धड़ाधड़ धड़ाधड़ 200 400 तो घर पहुंचते पहुंचते खत्म है। वो ऐसा नहीं करते, उनके पास फोन देखोगे तो कीपैड फोन मिलेगा, फोन देखेंगे, फोन हमेशा ऐसे लोगों के पास में कीपैड फोन होगा। हाँ, ऐसा नहीं है फिर कहो सर मल्टीमीडिया के बगैर कैसे काम चलता है, उनके पास में मैकबुक होगी, आईफोन की लैपटॉप साइज में आती है, फोन की तरह ही होती है, सारे फोन के फंक्शन होते हैं, मैकबुक होती है, उसी मैकबुक में काम करते हैं। क्योंकि ऐसा है, मैकबुक को आप फोन की तरह जेब में डाल के नहीं ले जा सकते, पूरा लैपटॉप की साइज का होता है। उनको पता है अगर मल्टीमीडिया हाथ में रहेगा तो समय वेस्ट होगा, ठीक है। फोन किस लिए चाहिए, कि भाई कोई संदेश पहुंचाना है, कि या कोई संदेश है लेना है, बाकी वो काम करते हैं, अपना ऑफिशियल काम करते हैं मैकबुक पर। उसके अलावा ध्यान रखना, आपसे ज्यादा पढ़ते हैं वो। आपको लगता है ना कि आप कंपटीशन में पढ़ रहे हो अपना जितना कोई नहीं पढ़ रहा, आपसे ज्यादा वो पढ़ते हैं। पर वो बात अलग है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, वो किताबें पढ़ते हैं, आपकी अच्छी अच्छी जो किताबें होती हैं, जो आपकी जो है ना, आगे बहुत सारी किताबें होती हैं, जो मोटिवेशनल किताबें होती हैं, ठीक है। अच्छे ऐसे नॉवल होते हैं, बहुत सारे नॉवल लिखे जाते हैं, वो क्या है कि ऐसे नॉवल वगैरह पढ़ते रहते हैं, ठीक है। आप जाओगे तो वहाँ पर कोई, या तो कोई अपना ऑफिस का काम करता है, खोल के बैठ के करेगा, या कोई बुक है, नॉवल है, वो उठा के, वो 6 घंटे का सफर है, 6 घंटे में वो आपसे एक बार ही बोलेगा गुड मॉर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगेगा तो भाई
हैव ए नाइस डे ऐसे कुछ कह के, गुड नाइट तो क्या करेगा, वहीं ट्रेन में थोड़ी छोड़ा घर जाके सोएंगे, ठीक है। तो वैसे जैसे नाइस टू मीट यू ऐसा कुछ बोलकर निकल लेंगे, उनका ज़्यादा कोई ऐसा कोई लगाव नहीं होता है। तो इतना अंतर आपको देखने को मिलेगा किसमें, अमीर और गरीब में। वो अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि वो अपने समय का यूटिलाइज कर रहे हैं, और आप इसलिए हो गए कि आप वहाँ ट्रेन में घुसते पहले तो रिश्तेदार ढूंढते हो, फिर आप है, फिर दूसरा है कि भाई आप ट्रेन में जाओगे तो इतनी सारी बोगियां, और कुछ गलती से आप बैठ के जनरल से आपको मौका मिल गया किसमें, स्लीपर में, और वो डब्बे तो सारे आर पार होते हैं। अब उसमें आपका आया है S1 में, तो आप S7 तक चक्कर काट के आओगे, देखोगे इधर अच्छा इधर ये बैठा है, अच्छा थोड़ा सा आगे जाओगे, अच्छा इधर ये भी है, फिर आप है, जब तक आप अपने गंतव्य स्थान में नहीं पहुंचते उसके 10 चक्कर तो काट चुके होगे। कोई चेहरा ऐसा दिख गया आपको तो फिर बस कहना ही क्या है? फिर तो अपनी वाली बोगी पे किसी सीट पे कोई और ही सो रहा है, आप वहीं कोने में बाथरूम के पास में टिके बैठे हो, तो आपका ये हो, छोड़ी। अभी उसमें सीट पड़ा हो गया, ठीक है, उसमें आगे लिखना, इसको लिखो सब्र काफिज, हेडिंग डालें सब्र काफिज, ये नाम है, ऐसा ही याद करना पड़ेगा आपको। उसमें लिखे, ये लिखा है सब्र काफिज, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सब्र काफिज, सब्र काफिज। क्या बोलना जितेंद्र सर, मोदी की तुलना एन एन से तुलना न करें। अरे वैसे तुलना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की तुलना नहीं हो रही है। नोटबुक वाले के नंबर भाई, कोई तो आप लोगे कैसे नोटबुक, आप क्लास आके तो लोगे, ये कहाँ भेजेंगे आपको? 3 घंटे के 2 सर, क्या दे मतलब बनवा रही है आपको, समझ नहीं आ रहा मैं, ठीक है चलिए। सबर काफिज में लिखना कि रेगिस्तानी क्षेत्र में या रेगिस्तानी प्रदेश में झाड़ियों के आसपास, झाड़ियों के आसपास बनने वाले स्तूप है, ठीक है। एक नेबका का नाम और सुनते हैं, नेबका भी है, वो झाड़ियों के पीछे बनता है, उसी में आप मैं लिखवा देता हूँ नोट डलवा के, उसी में आप लिख लेना, मैं इधर लिख रहा हूँ नेबका, अलग कलर में लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा। एक नेक्स्ट हेडिंग डालना नेबका, उसमें लिखना यह भी रेगिस्तानी प्रदेश में झाड़ियों के पीछे बनने वाला स्तूप है। झाड़ी है ऐसी, झाड़ियों के पीछे ही वो भी क्या है, बनेगा, ठीक है। हो गया। क्या सर्दी लग रही है आगे? करवाएंगे बुकोल भी। हो गया लिखने का काम। नहीं ऐसा नहीं है, होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई आप ही के साथ होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। और जिस चीज़ को ये लगता है कि भाई, जैसे मैं, मेरे सब्जेक्ट है मैं सारे पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा था आईएएस के पेपर में, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने लिखा, तो वहाँ पर ज्योग्राफी मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इकोनॉमी मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वैसे है, ठीक है। पॉलिटी है, पॉलिटी मेरे का आम जनजीवन से जो धाराएं जुड़ती हैं तो वैसे अच्छी लगती है। उसके बाद में बचे ये आपके स्टेट वाले, ये वैसे हैं, ठीक है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको मेरे को पढ़ के आने की आवश्यकता होगी, कि ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ाना है तो मेरे को आज ये पढ़ के जाना है और ये लिखवाना है मेरे को, ठीक है। जो चीज़ें आती हैं दिमाग में आती है, काफ़ी बार आपने देखा होगा, अब पीछे की चीज़ें मैं आगे लिखवा देता हूँ, क्यों स्किप हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं है। और ऐसा किस किस को लगता है कि भाई गुरुजी तो बचपन से ही बहुत ही हैं, 10वीं क्लास है 57% बाई ग्रेस इंग्लिश में, ठीक है। फिर उसके बाद में 11वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, 11वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, 2 साल पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब एक मोबाइल पॉइंट की दुकान है वहाँ पे, खुद का ही काम सेट कर लिया था। उसके बाद में वापस से लगा कि पढ़ना चाहिए, तो 12वीं क्लास पीसीएम से की, मैथ साइंस से, तो मैथ भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो वो गलती से 60% में हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में BCA अपने क्या, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी 57%, 57.11%, कोई मतलब ही नहीं था दूर दूर तक। और ऐसा होता था घर वाले कूट कूट के, मतलब जितना पढ़ाई के मामले में कूटा उतना तो किसी में नहीं कूटा, ठीक है। पर एक समय होता है जब परिवर्तन आता है, तो फिर जब मैंने शुरुआत की थी पढ़ने की कंपटीशन में, तो मेरे को पढ़ना नहीं आता था, वाचना नहीं आता था, जो आप कहते हैं ना, आप उसमें जैसे आपका ये रणकपुर का मंदिर है, तो हाँ, तो उसको मैं रणकपुर नहीं पढ़ता था, उसे रण कपूर पढ़ता था मैं कहता, मैं एक दिन वैसे ही पूछा, फिर मैं पढ़ के गया ज़्यादा, मैं क्या पाली का मंदिर है, मैं दोस्त था पुराना कोई पढ़ा हुआ, मैंने कहा पता रण कपूर का मंदिर कहाँ है?
आगे बढ़ा भी संशय में, बोले ये कहाँ, बोले राजस्थान का ही, मुल्क, कहाँ राजस्थान का ही। फिर उसने गिर रहा है, बोले छोड़। तो ऐसी नहीं है कि भाई हंसी वाला पात्र नहीं है, ऐसा होता है जब तैयारी शुरू करते हैं तो एक समय के साथ ही क्या है मैच्योरिटी आएगी सब में, और ऐसा नहीं कंटिन्यू आप रहोगे तो कोई भी इम्पॉसिबल, मेरा जैसा इंसान कर सकता है तो आप तो कर ही सकते हैं, मेरे से तो होशियारी हो गए। यार क्या कर रहा है, चलिए आगे तारानुमा है तो उसमें लिखना, तारानुमा में रेगिस्तानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में जहाँ पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, दिशा परिवर्तनशील, परिवर्तनशील होती रहती है या बदलती रहती है, या ये हेडिंग डालना तारानुमा पहले, या बदलती रहती है, वहाँ इस प्रकार के, इस प्रकार के स्तूपों का विकास, विकास होता है। ठीक है, इसका डायग्राम भी बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार का आप डायग्राम है, थोड़ा सा इसको 3D शेप दे सकते हैं। ठीक है, वहीं पर आगे आप लिखें सीप, मैंने लिखवाई दी सीप में। ठीक है, सीप पे मैंने लिखवाई दी, वही है बरखान के जैसे, बरखान के जैसा, जैसा जिसकी एक भुजा, जिसकी एक भुजा ही होती है। ये लिख चुके हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा पहले हो चुका है। अभी आपको बस सिर्फ और सिर्फ तारानुमा वाला करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 2 बार IS मेंस लिखा है। 10 किस सन में किया, 10 काफी हो गया, काफी समय हो गया, 9 के आसपास था शायद, मेरे को लग रहा है 2009 या 10 के आसपास। सर ग्रुप में ऐड करके ग्रुप में सेंड कर दो PDF सर, 7 क्लास। चलो करवाएंगे, कुछ व्यवस्था करवाएंगे आपकी, जिनका हो गया। चलें आगे, चलिए ये हमने कहा, इसमें लिख लेना, इसी में आप ये नाम लिख लेना, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें लिखना पश्चिमी रेगिस्तान को, पश्चिमी रेगिस्तान अफ्रीका के, अफ्रीका के, मैंने पहले भी बताया था ग्रेट पेलियो आर्टिक, याद होगा पर लिखवाया नहीं था शायद, है ना, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का, मरुस्थल का, मरुस्थल का विस्तार है, विस्तार है, विस्तार है। ठीक है, पलाया आपको पता ही है, इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था यूपीएससी में। हिंदी मीडियम एक बड़ा वजह होता है IS में, क्योंकि जिस समय मैंने IS दिया था आपका 19-20 में, ठीक है, तो उस समय जो वेटेज था हिंदी मीडियम था, 18-20 बच्चे ही हिंदी मीडियम के पास हुआ करते। तो अभी तो फिर भी थोड़ा सा 50-30-35 के आसपास रेशियो रहने लग गया। पहले 1000 बच्चों में इंग्लिश मीडियम का रेशियो ज़्यादा होता है, और यहाँ 10वीं क्लास में ही जी लगी हुई है, किसमें पर जब आप जिससे दूर भागते हो बाद में उसी से टकराना पड़ता है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन मेरी पूरी इंग्लिश मीडियम में थी। ठीक है, तो पहले जैसे भाग रहे थे आप इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, पता लगा फिर ग्रेजुएशन पूरी इंग्लिश मीडियम में। जितेंद्र लबाना, हेलो, बिल्कुल स्वागत है। हो गया, पलाया है उसमें लिखो, मैं इसी में लिख रहा हूँ, पश्चिमी रेगिस्तान में, पश्चिमी रेगिस्तान में वायु अपर्दन, वायु अपर्दन से, वायु अपर्दन से निर्मित निम्न भूमि का क्षेत्र, निम्न भूमि का क्षेत्र, जिसमें, जिसमें वर्षा के जल, वर्षा के जल के जमाव से, जमाव से एक अस्थायी झील, अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, जाता है, जो
खारे पानी की, खारे पानी की झील होती है, खारे पानी की झील होती है। अस्थाई होती है जब तक इसमें पानी है, तो ध्यान रखना अस्थाई का मतलब समझ रहे हैं, मैं एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। खारे पानी की झील होती है पलाया, जिसमें पानी भर जाता है, जैसे अभी यहाँ पर है। अब ये पानी सूख जाएगा, अब आपको पता है रेगिस्तान में मिट्टी उड़ती रहती है। अब पता लगा दूसरी जगह की मिट्टी आके इस गड्ढे में जमा हो गई, तो अगली बार जो वर्षा होगी तो क्या यहाँ पर पानी होगा? लेकिन जिस ऐसा ही गड्ढा कहीं दूसरी जगह बन चुका है, अगली बार वर्षा होगी तो ये पलाया झील उस गड्ढे में जाके बन जाएगी। खारी इसलिए हो जाती है कि यहाँ की जो मिट्टी है, आप है, पलाया, प्याला नहीं है, पलाया होगी, पलाया झील, प्याला नहीं है। दो घूंट पिला दे वाला प्याला नहीं है ये। अच्छा पहले मैंने तो ध्यान नहीं दिया, आपने भी प्याला लिख लिया क्या? प्याला थोड़ी करोगे, प्याला तो अलग है। पलाया है, पलाया, पलाया। वो टाइपिंग में हो गया होगा मेरे से, क्योंकि मैंने ही टाइप किया था। अब इतनी अच्छी टाइपिंग है नहीं ना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया है, और मैंने ध्यान देता तो प्याला लिखे चले जाते हैं। नहीं, बोल तो मैं पलाया रहा हूँ, तो पर मैंने ये नहीं देखा ना यहाँ पे प्याला लिखा है। हैं? खारी मैं बता दे रहा हूँ, खारी क्या है आपको पता है? 33 सागर का औषाध है, देखो मैं बता दे रहा हूँ। अभी क्या है कि भाई आपको पता है कि भाई, कैंसिल कैंसिल, हमने कहा खारी क्यों होती है, खारी की अगर बात करते हैं तो आपको पता है ये किसका भाग है? 33 सागर का। ठीक है, हमने कहा जो मरुस्थल है, मरुस्थल किसका भाग था आपका? 33 सागर का। मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो मरुस्थल किसका भाग है? 33 सागर। ठीक है, और 33 सागर है, ये क्या है? खारा था, मीठा था? खारा। और इसकी जो मिट्टी होगी, तो मिट्टी में लवणता की मात्रा होगी नहीं होगी? लवणता की मात्रा क्या होगी? पाई जाएगी। और इसलिए क्या है, आपको पता है कि जो मरुद्भिद वनस्पति की जो विशेषता पढ़ोगे ना आप, तो उसमें कहा जाता है कि जो मरुद्भिद वनस्पति होती है ना आपकी, ठीक है, जो इसकी जो जड़ें होती है ना, जड़ें वो काफी गहराई तक फैली होती हैं। क्यों फैली होती हैं? क्योंकि एक तो पानी की तलाश में, किसकी तलाश में? पानी। और एक जो ऊपरी जो सतह है ना, इसके सतह के जो लवणीय प्रभाव है, इसको कम करने के लिए, ऊपरी सतह में जो लवणीय प्रभाव है, इसको कम करने के लिए क्या होगा, ये काफी गहराई तक चली जाती है। कुछ समय पहले आपको देखा है कि भाई बीकानेर की थी या जैसलमेर की, वहां पर एक ट्यूबवेल कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और वहां पर पानी निकलना शुरू हो गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, और काफी चर्चा में रहा था कि पानी है वो निकला जा रहा है उसमें, एक जैसे वो आपका ट्यूबवेल है वो तो पूरी उसमें जा रही थी। ठीक है, फिर कई जैसलमेर में था, ठीक है, उसमें कई लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या है, जो आपकी सरस्वती द्वैस्वती जो नदी थी, उसका जो भूमिगत जल है उसमें आपने क्या कर दी, ड्रिल कर दी, और वहां पे पानी निकलना शुरू, अब नदी बहेगी यहाँ पे। ठीक है, लोगों के दिमाग में ये था अब नदी आएगी। लेकिन जांच से पता लगा कि वो पानी क्या था? खारा। क्या था? खारा। और कहा जा रहा है कि वो जब 33 सागर पीछे हट रहा था, तो निचली जो चट्टाने थी, उसमें कहीं ना कहीं वो 33 सागर का पानी वो शेष रह गया था। और वो पानी है वो मिला है, उसका जो उसकी जो आयु सीमा जो देखी गई है, तो वो भी आपकी किस समय की? आपकी परमो कार्बोनिफेरस काल के समय के पानी के अवशेष मिले। तो वो जो आया था वो बीच में कहीं 33 सागर चट्टानों में कहीं निचले स्तर पर, वो 33 सागर का जो पानी है वो जमा हो गया था। ठीक है, और वो 33 सागर का पानी ही फिर क्या है, फवारों के साथ बाहर निकला था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लवणीय प्रभाव है, और ऊपर की जो मिट्टी है उसमें लवणता ज्यादा देखने को मिलेगी। एक कारण और है, अभी चर्चा नहीं करेंगे, जब जलवायु पढ़ेंगे वहां पर करेंगे, अभी करेंगे तो लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट चले आगे है? तो बंद तो किया, भरा थोड़ी था उसमें, जितना पानी था वो जितना प्रेशर से निकला वो निकल गया, उसके बाद में खत्म हो गया। क्योंकि ऐसा थोड़ी समुद्र के नीचे टच में था, समुद्र के टच में होता तो आप कहते निकल रहा है, लेकिन वो एक जितना उसमें भरा हुआ था वो एक समय तक रहा, उसके बाद में गायब हो गया। ठीक है, चलिए अगला है रन या टाट, लिख लीजिए। उसमें लिख लेना, इसमें भी लिखना, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाने वाली खाले खारे पानी की झील, जिसका निर्माण जिसका निर्माण बालुका स्तूपों के मध्य में होता है। कहने का मतलब है बालुका स्थानों के मध्य जो निम्न भूमि का जो क्षेत्र होगा, वहां पे वर्षा का पानी जो आके इकट्ठा होगा, तो उससे किसका निर्माण हो जाएगा? आपका इसी का। तल्ली, देखो यहाँ पर दो नाम लिखे, एक मरहो लिखा है मैंने और एक तल्ली और या पोखर लिखा है, तो इसी में लिखना तल्ली और पोखर में, पश्चिमी रेगिस्तान में, पश्चिमी रेगिस्तान में मीठे पानी की झील या तालाब होते हैं, जिन्हें तल्ली या पोखर कहा जाता है।
अब ध्यान देना, पहले वाले क्या है आपके खारे पानी के, लेकिन तल्ली या पोखर की अगर बात करेंगे ना तो वो क्या है, मीठे पानी का होगा स्रोत, ध्यान रखना। वो क्या होगा, मीठे पानी का होगा। उसी में मरहो है, इसको नहीं कहा जाता, ध्यान रखना। मरहो की अगर बात करें, एक आपके हमने लिखा मरहो, मरहो आप लिख लेना। मरहो, उसमें लिखना तल्ली या पोखर के पानी के सूख जाने के बाद, सूख जाने के बाद इसके इसके नमी युक्त, इसके नमी युक्त तल में, तल में पाई जाने वाली, तल में पाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी को कहते हैं, जिसमें जिसमें कृषि कार्य किया जाता, जिसमें कृषि कार्य किया जाता। कहने का अर्थ है जो तलिया पोखरा आपको दिखाई दे रहा है, इसका जब पानी सूख जाता है और इसमें जो उपजाऊ मिट्टी होती है और जो इसके तल में जो हल्की सी नमी होती है, और उसी में क्या है, यहाँ के लोगों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, फसल वगैरह कोई लगा दी जाती है, उसी को आप क्या कहेंगे, मरहो। कहने का मतलब तालाब है वो मर गया, और मरने के बाद में क्या बच गई, उसकी जमीन, सिंचे का तल, और उसमें जो आपने क्या कर दिया, फसल है, जो भी किसी प्रकार की कृषिगत जो गतिविधियां की है वो क्या है, मरहो कहलाएंगे। ढाड है, इसको भी कह देना रेगिस्तानी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी प्रदेश में हो गया, ज्यादा नहीं है, बनने वाला बालू का स्तूप, जल्दी से लिख लीजिए, ज्यादा नहीं बचा, स्तूप, ठीक है। ये क्या है, पीवड़ा, पीवड़ा सांप, कोबरा नहीं है, ठीक है। उसी में आप लिख लेना रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाला वाला जहरीला, जहरीला सांप, ठीक है। अब ये नहीं लिखा रहा कि लोगों की सांसें पी जाता है उसके ऊपर जाके, ठीक है, समझ जाना, पीवड़ा का मतलब है लोगों की सांसें पी जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पीवड़ा सांप रखते हैं, ठीक है। क्लास टेस्ट का पीडीएफ सेंड कर दिया था, ऑल क्लास टेस्ट है, पीछे वाले का भी कर दिया होगा, कल जो टेस्ट हुआ था उसका भी हो गया है, ठीक है। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, एक पीपीटी और बची है, उसको पूरा करते हैं। उसके बाद में आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र वाला पार्ट है, उसमें कुछ क्षेत्र इसमें अभी बचा है। जैसे आपका पूछ लिया जाता है कि भाई आपका मोहनगढ़ से पोखरण तक लाठी सीरीज है, तो आप कहेंगे जो आपके पोखरण से मोहनगढ़, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कल क्वेश्चन हो जाए तो, पोखरण है जैसलमेर का, पोखरण, पोखरण से आपका कहाँ तक, मोहनगढ़ जैसलमेर का, उसके नीचे भूमिगत एक जल पट्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके आसपास क्या है कि आपको हरी भरी घास है, सेवन और धामण घास वगैरह आपको देखने को मिलती है, जो पौष्टिक घास पाई जाती है, ठीक है। एक थार का घड़ा कहा जाता है, या चंदन नलकूप जिसे कहा जाता है, कल जो हम पढ़ लेंगे, तो जैसे चंदन नलकूप है, चंदन, चंदन नलकूप है, जिसको थार का घड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, थार का घड़ा कहते हैं, ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा आपका लाठी सीरीज है, लाठी सीरीज है, ये आपकी पोखरण से, कहाँ से, पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ का जो एक भूमिगत जल पट्टी है जिसे सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, ठीक है। और यहीं पर आपकी घास पाई जाती है, कौन सी, सेवण, धामण घास है, धामण घास है, करड़ घास है, ये क्या है आपकी घास यहाँ पे पाई जाती है जनरली, ठीक है। एक है बाप बोल्डर, क्या होता है, बाप बोल्डर, ठीक है। ये क्या है आपके फलोदी में, कहाँ पड़ता है आपका, फलोदी में। और यहाँ पे परमो कार्बोनिफेरस है, परमो कार्बोनिफेरस काल के जो आपके हिम जलोढ़ है, यानी आप कह सकते हो हिम प्रकार की गोलासम गोल गोल चट्टाने पाई जाती है किसी समय। कहने का अर्थ है कि जो आपका बोल्डर है, बाप बोल्डर है फलोदी का, यहाँ पर कभी ना कभी बर्फ जमी हुई थी,
ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन है, ये कुछ आपके पार्ट हैं ये जो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, और वहीं पर भभूलिया आपको पता ही है, बताना है क्या इसको, भभूलिया को पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला, जिसको आप कहते हो भूत, कहे नमक डालो या चप्पल डालो इसमें भूत दिखेगा है, और आपने बचपन में डाला भी होगा है। ऐसा कोई नहीं है भाई, वो क्या है कि बच्चों को इससे दूर रखने, क्योंकि इसके चपेट में बच्चा आ गया तो पता है क्या हालत होगी। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को दूर रखने के लिए घर वालों ने क्या बोला, इसमें भूत है, और आपस में दो दोस्त बात कर रहे हैं इसमें नमक डाल दे भूत दिखेगा। अब वो परंपराएं हैं चलती रही। ठीक है, तो कैसे, वहीं पर पैराबोलिक है, हेयर पिन के आकार का, आप लिखे इसमें लिखे पश्चिमी रेगिस्तान में, पश्चिमी रेगिस्तान में यू आकार, यू आकार या हेयर पिन, हेयर पिन, हेयर पिन के समान बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, बाकी कल की क्लास में चर्चा करेंगे।